खून क्या होता है मैम? टिश्यू इज भाई ब्लड। तुम्हारे ब्लड के अंदर क्या क्या होता है? प्लाज्मा होता है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा क्या है? अधिकतर 90 to 92% पानी से ही बना होता है और 6 to 8% होते हैं उसमें प्रोटीन्स। कि मैट्रिक्स हमेशा हम उसको डिफाइन करते हैं जो भी किसी जगह को भर रहा होता है। आरबीसी बेटा आपकी बॉडी में नॉर्मली होना चाहिए। डब्ल्यूबीसी का काम होता है अगर आपकी बॉडी में कोई कीटाणु घुस रहे हैं बीमारी करने वाले, उनके अगेंस्ट लड़ाई करना। तो अब ये ब्लड ग्रुप क्या होता है? आपका ए क्यों है, बी क्यों है, ओ क्यों है, ए बी क्यों है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्यों है, ऐसा क्यों क्या होता है? हेलो हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। माय नेम इज डॉक्टर आरुषि अली। दिल से दीदी बुलाओ, दिल से मैम बुलाओ, दिल से बेस्टी बुलाओ, दिल से क्यूटी बुलाओ। तो आज के सेशन में भाई हम पढ़ने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। हमारी क्लास 11 की ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है। बेटा इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत ध्यान से पढ़ना है। बहुत प्यारे डायग्राम्स है और जहां दिल की बात हो यार वहां तो तुम लोग आई पहुंच जाते हो, वहां तो तुम लोग हैं। तो बेटा ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं आज। आप लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं। अगर आप लोग ने बेटा मेरे से ही पढ़ाई की है तो वेल एंड गुड, आप उन नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं खोल के, साथ में लेक्चर भी पढ़ सकते हैं। पर अगर आप मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं या लेक्चर देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आपने नोट्स भी खोल सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, साथ में एनसीईआरटी भी रख सकते हैं या आप नए नोट्स भी बना सकते हैं। इट इज टोटली फाइन बेटा। ये लेक्चर में फुल फ्लेश्ड हर चीज कवर करूंगी मैं, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ठीक है, चलिए भाई विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। ठीक है, तो भाई ये चैप्टर में बहुत बच्चों के डाउट रहते हैं कि मैम आप इसमें डायग्राम बनवाओगी, सब अरे फुल फ्लेज्ड है भाई, तुम बस भरोसा करो और पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, तो भाई अब जैसे हम खून की बात करते हैं, खून, ठीक है, तो खून क्या होता है मैम? तो बेटा अपन लोगों ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अंदर अपन टिश्यू होता है, अपन ने पढ़ा है कि टिश्यू टिश्यू इज भाई ब्लड। ठीक है, और ब्लड कौन सा टिश्यू होता है? एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है क्योंकि बेटा ये फ्लूइड होता है। भाई तुम में से किसी का ब्लड सॉलिड तो नहीं निकल रहा, हीरे मोती जवाहरात तो नहीं निकल रहे, नहीं ना। अगर आपके खून निकलता है तो ऐसे बहता है। क्यों बहता है भाई? क्योंकि ब्लड इज फ्लूइड एंड इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमेशा हम जब भी बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, हम हर चीज में ओरिजिन की बात करते हैं। आप एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं कि जो हमारी बॉडी की लेयर्स होती है वो 3 होती हैं। ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। मेसोडर्म इज द मिडल लेयर एंड इसी से बनता है बेटा हमारा ब्लड का ओरिजिन। फिर बेटा आपकी बॉडी में जो मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, जो आपकी नसों में बह रहा है हर जगह आपके वेसल्स में, ठीक है, जहां पे भी आप कट लगा के खून निकाल के चेक कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में वही तो बह रहा है ना बेटा, काला खून वगैरह तो नहीं तुम्हारे शरीर में, ब्लू इंक तो नहीं बह रही, तो ये तुम चेक कर सकते हो। अब बेटा तुम्हारे ब्लड के अंदर क्या क्या होता है उसको टेस्ट करने के लिए तुम अपना नॉर्मल अपने आसपास की कोई भी पैथ लैब के अंदर अपना ब्लड टेस्ट करा सकते हो। ब्लड टेस्ट में क्या होता है बेटा, वो लोग आपका खून लेते हैं, या तो वो आपका खून यहां से, जैसे मेरे तो यहाँ पे मिलती ही नहीं उनको नस, तो यहां से वो लोग आपका खून लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं और इस टेस्ट ट्यूब को बेटा एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, सेंट्रीफ्यूगल मशीन होती है जैसे कंटिन्यूसली गोल 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 घूमती है, इसके अंदर इसे डाला जाता है। तो बेटा जब ये स्टॉप होती है उसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्लड है वो सेपरेट हो जाता है टेस्ट ट्यूब में। अब सीधी सी बात है, टेस्ट ट्यूब में या किसी भी ग्लास में अगर आप उसे कंटिन्यूसली मिक्सी में चलाओगे तो सबसे हल्की चीज ही ऊपर की तरफ आएगी। तो बेटा प्लाज्मा जो होता है वो सबसे ऊपर की तरफ आ जाता है और सबसे खतरनाक बात, सबसे नीचे कौन होता है? दैट इज दी आरबीसी। ठीक है, आरबीसी बेटा टेस्ट ट्यूब में सबसे नीचे आते हैं। ठीक है, और बीच में आते हैं बेटा आपके ल्यूकोसाइट्स, आपकी प्लेटलेट्स, इसे कहते हैं बफी कोट। तो बेटा अगर आप यहाँ पे क्लियर कट इमेज देख सकते हैं कि आपके खून में सबसे ज्यादा क्या होता है? प्लाज्मा, विच इज 55%। ठीक है, 45% इन योर ब्लड इज एरिथ्रोसाइट्स एंड थोड़ी बहुत जगह हम इन्हें भी दे देते हैं भाई, दैट इज लेस देन 1% होती हैं प्लेटलेट्स एंड ल्यूकोसाइट्स, दैट इज दी डब्ल्यूबीसीज। अब अगर हम ब्लड की बात करें बेटा, तो आप लोग अपनी क्लास 10th के अंदर भी ये चीजें पढ़ के आते हो कि खून के अंदर क्या क्या होता है। तो भाई खून के अंदर प्लाज्मा होता है एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज प्लाज्मा क्या है? जैसे बेटा अभी हमने टेस्ट ट्यूब में देखा, सबसे हल्का पार्ट जो बेटा अधिकतर पानी से बना होता है। यार आपके जो खून है ना वो फ्लूइड भी इस प्लाज्मा की वजह से ही है। आप लोग को बोला जाता है यार पानी ज्यादा पियो, स्पेशली मेरे से तो काफी लोग ये पूछते हैं कि आप स्किन इतनी ग्लो क्यों करती है। फला मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ बट मैं नॉर्मल चीज बता रही हूँ
कि बहुत लोग पूछते हैं यार आप पानी पीते रहते हो, और प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे से पढ़ते हैं उन्हें पता होगा दैट ऑल द टाइम द वन थिंग दैट इज कांस्टेंट इन माय क्लासेस इज अ वाटर बॉटल। बिकॉज बेटा पानी आपकी बॉडी का बहुत ज्यादा परसेंटेज बनाता है, ठीक है, वो सिर्फ आपके ब्लड ही नहीं, आपकी बहुत सारी प्रोसेसेस का पार्ट होता है। तो खूब सारा पानी पियो, भले आप ये वीडियो देख रहे हो, पानी की बॉटल उठाओ और अपने पास रख लो। तो बेटा प्लाज्मा भी अधिकतर 90 to 92% पानी से ही बना होता है, और 6 to 8% होते हैं उसमें प्रोटीन्स। अब ऐसा तो नहीं है सिर्फ पानी और प्रोटीन्स होंगे, उसके अलावा भी चीजें होती हैं जैसे आयंस, हार्मोन्स, ये सारी चीजों से बना होता है प्लाज्मा। फिर आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स माने अब हम कुछ सेल्स की बात करने वाले हैं। हम लोग को पता है आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं एंड प्लेटलेट्स हैं। अब बेटा इनके दूसरे नाम भी होते हैं। आरबीसीज को हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं एंड प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है, अब आपके डब्ल्यूबीसी, भाई सीधी सी बात है हमारे लिए यहाँ पर तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट जो आपकी सेहत का ध्यान रखने वाले हैं, ठीक है, जो आपकी ख्याल रखते हैं आपकी सेहत का, भाई द एंटीबॉडीज है ना, जो आपकी बॉडी में बहुत ध्यान रखेंगे आपका, दैट इज दी डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसी बेटा दो तरीके के होते हैं, दैट इज ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। अब ये क्या होते हैं, किस लिए होते हैं बेटा, हम हर चीज को बहुत डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो ऐसा मत सोचना मैम ने तो शॉर्ट में ना फ्लो चार्ट में ही निपटा दिया, नहीं नहीं बेटा, हर चीज अपन डिटेलिंग कर रहे हैं अभी जस्ट। ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर क्या क्या आते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। वहीं अगर हम बात करें ए ग्रैन्युलोसाइट्स की तो लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आते हैं इसमें। चलिए तो अब एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई जो हमारे ब्लड का सबसे हल्का पार्ट है और सबसे ज्यादा पानी से बना है, दैट इज दी प्लाज्मा। प्लाज्मा बेटा आपके ब्लड का 55% बनाता है, ठीक है, इसको भी हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। जब भी बेटा हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, हमने ये चीज देखी है कि मैट्रिक्स हमेशा हम उसको डिफाइन करते हैं जो भी किसी जगह को भर रहा होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स जो कि स्ट्रॉ कलर्ड का होता है, विस्कस फ्लूइड होता है, थोड़ा सा थिक होता है, ठीक है। इसका अगर आप देखेंगे स्ट्रॉ कलर्ड मतलब इतना कोई इसके अंदर कलर नहीं है, ठीक है। इसमें बेटा वाटर होता है 90 to 92%। उसके अलावा बेटा इसमें होते हैं प्रोटीन्स। कौन से तीन प्रोटीन्स होते हैं, दैट इज एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन। अगर बेटा आप स्कूल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रोटीन्स के नाम आपको याद नहीं भी है तो इट इज फाइन, बट अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन तीन प्रोटीन्स के नाम पता होना जरूरी है, क्योंकि बेटा ये जो तीन प्रोटीन्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एल्ब्यूमिन जो है ऑस्मोटिक प्रेशर संभालता है, ग्लोबुलिन जो होता है प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट संभालता है, और फिब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। तो ये तीनों प्रोटीन्स बेटा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एंड प्लस हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 6 to 8% जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा में। आयंस कौन कौन से होते हैं भाई, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। गैसेस ऑक्सीजन, CO2, भाई सबको पता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है हमारी नसों में। फिर बेटा हार्मोन्स, अमीनो एसिड एंड न्यूट्रिएंट्स भी आपके प्लाज्मा का हिस्सा होते हैं। अब एक शब्द आता है सीरम, ठीक है। तो बेटा सीरम क्या होता है, सीरम का मतलब, अब ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपके स्कूल एग्जाम्स में आपसे प्रैक्टिकल में और आपके नीट के पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज सीरम। तो सीरम मतलब होता है भाई अगर आप प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दोगे देन इट इज अ सीरम, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, एक एक करके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई हमारे सबसे पॉपुलर इनफॉर्म्ड एलिमेंट्स में, दैट इज दी आरबीसी। आरबीसी बेटा सब जानते हैं कि इसके ऊपर बैठे होते हैं भाई देवता जी, दैट इज हीमोग्लोबिन। तो जो आरबीसी होता है बेटा इसके ऊपर स्पेशली पधारे होते हैं, दैट इज हीमोग्लोबिन जी। आरबीसी बेटा आपकी बॉडी में नॉर्मली होना चाहिए 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीलीटर क्यूब ऑफ ब्लड, ठीक है। इतने आरबीसी, अगर आप लोगों ने कभी ब्लड टेस्ट कराया है तो ब्लड टेस्ट में क्या होता है, आपकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में आपकी बॉडी में कितने हैं और कितने होने चाहिए वो लिखा होता है ताकि आप लोग कंपेयर कर सकें। तो बेटा नॉर्मली आपकी बॉडी के अंदर 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी होने चाहिए। अब बेटा अगर ये बहुत ज्यादा या बहुत कम है, देयर इज समथिंग सीरियस। शेप कैसी होती है इनकी,
तो बेटा अगर हम सिर्फ शेप की बात करें तो ये थोड़े बाय कॉन्केव शेप के होते हैं, ठीक है, ऐसा ना बाय कॉन्केव, ऐसे थोड़ा सा इनमें गड्ढा दिखा तो मैं सही हूँ, तो दिस इज समथिंग ओके, ये बाय कॉन्केव शेप के होते हैं। फिर बेटा इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, दे आर ई न्यूक्लिएटेड। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम्स के अंदर कि भाई कौन से सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उसमें वन ऑफ दी सेल्स इज आरबीसी, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। फिर बेटा ये कितने दिन जी सकते हैं, तो भाई ये 120 दिन के लिए ही जी सकते हैं, उसके बाद ये स्प्लीन में जाके, ठीक है, पड़ जाते हैं। फंक्शन क्या होता है बेटा, आरबीसी ये एक सेल है और इस पर हीमोग्लोबिन है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन से बाइंड करता है। आप लोगों ने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा है दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है, उसमें हम ये चीज पढ़ते हैं कि हीमोग्लोबिन बेटा वो गाड़ी है जिसमें ऑक्सीजन घूमती है। हाँ हाँ हाँ, अगर आपने मेरे से पढ़ा है वो चैप्टर तो यू माइट नो व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तो बेटा क्या होता है, ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करता है। फिर बेटा ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहां है, मतलब जहां पे आरबीसी जाके मरते हैं, दैट इज दी स्प्लीन। बेटा स्प्लीन एक ऑर्गन होता है जो आपके पेट के पास में प्रेजेंट होता है, बीन शेप्ड का होता है। इसको हम वापस एक और चीज कहते हैं, दैट इज इट इज कॉल्ड एज द रिजर्वॉयर ऑफ आरबीसी, ठीक है, आरबीसी को स्टोर कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन जी के बारे में बात करते हैं। भाई हीमोग्लोबिन जी जो है, ये जो होते हैं भाई, ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, इनके अंदर बेटा आयरन होता है जिसकी वजह से ये लाल रंग देते हैं। तो बेटा ये लाल इश्क है कि नहीं है हमें पता नहीं, बट आपका खून लाल है और वो क्यों है, वो इसकी वजह से है, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर बेटा रेड पिगमेंट है जिसकी वजह से आपके खून का रेड कलर होता है। अब सवाल उठता है हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में कितना होना चाहिए, स्पेशली बेटा आज की डेट में अगर आप एक परिवार के बीच रह रहे हैं, आप हर जगह रह रहे हैं, आपको ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, ठीक है, हीमोग्लोबिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर आप फीमेल हैं चाहे आप मेल हैं, हीमोग्लोबिन आपके ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट में आता है बेटा 12 से 16 ग्राम पर अपॉन 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में ये होना चाहिए। अब नॉर्मली जितनी भी फीमेल्स होती हैं वो लोग अपनी डाइट में आयरन की कमी रहती है जिसकी वजह से एनीमिक होती हैं। तो अगर बेटा आप में से जो जितनी भी फीमेल्स ये वीडियो देख रही हैं, हर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग बेटा अपना ब्लड टेस्ट करवाओ, ठीक है। ब्लड टेस्ट में अगर आपका हीमोग्लोबिन 10 से नीचे आ रहा है या 11 से भी नीचे आ रहा है तो इट इज कंसर्निंग, ठीक है। हो सकता है आपको कोई बीमारी हो जाए, एनीमिक है बेटा आप कोशिश कीजिए आप ऐसी चीजें खाएं जिससे आपका ब्लड हीमोग्लोबिन बेटर हो। मेल्स में भी बेटा सेम चीज कहूंगी, नॉर्मली जो मेल्स होते हैं उनका 13 से ऊपर ही रहता है, पर अगर उससे आपका नीचे तो प्लीज अगेन आई वुड से ऐसी चीजें खाइए जिससे आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन एनहांस हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई ये आरबीसी हो गया, ये डब्ल्यूबीसी हो गया, ये प्लेटलेट्स हो गया, ये बनते कहाँ हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैम ये हमारे खून में क्या ऐसे पैदाइशी हैं क्या, नहीं बेटा, ये आपकी बॉडी के किसी हिस्से से तो बन के आ रहे हैं। तो भाई आप सबको पता है आपकी बॉडी में होती है हड्डियां, दैट इज द बोन, और भाई आपकी बोन में होती है दैट इज द बोन मैरो, ठीक है, आपकी बोन में होती है बोन मैरो, ठीक है, मैं बताती हूँ। तो बेटा आपकी जो बोन होती है अगर आप उसको थोड़ा छील कर देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपकी बोन के अंदर होती है बोन मैरो। बोन मैरो बेटा वो चीज है जो आपके ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स बना रही है। अब ये बोन मैरो दो तरीके की होती है, ये आप जो देख रहे हैं दिस इज येलो बोन मैरो, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज रेड बोन मैरो, और बेटा इसके पास होते हैं रेड बोन मैरो के इधर दैट इज स्टेम सेल्स। अगर आपने स्टेम सेल्स के बारे में नहीं सुना बेटा तो आज तो सुन ही लो। बेटा स्टेम सेल्स एक ऐसी चीज है जो किसी चीज को जन्म दे सकती है। आप ये आई थिंक अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको एक बहुत नॉलेजेबल बातें बताती हूँ। बेटा क्या होता है अभी बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस चल रही है क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो अलग अलग ऑर्गन्स को खराब करती हैं। जैसे आप लोग जानते हैं डायबिटीज में पैनक्रियाज ऐसी होती है, बहुत सारी बीमारियों में किडनी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है।
तो भाई डॉक्टर्स जो हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड इन स्टेम सेल्स पे बहुत रिलाई करते हैं, बिकॉज इन स्टेम सेल्स की मदद से हम रीजनरेशन कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों का। ठीक है, तो अभी काफ़ी सारी रिसर्च इन स्टेम सेल्स पे चलती रहती है, बिकॉज बेटा ये जो स्टेम सेल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर बना रहे हैं आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, इसलिए कहते हैं आपकी बोन मैरो वर्किंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बेटा, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जहां पे जो बोन मैरो है वो बना ही नहीं रही है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो यूजुअली अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब बेटा बच्चा जो होता है मदर की वूम्ब में होता है, तब बेटा योग सैक के अंदर ये चीजें बनती हैं। ठीक है, जैसे ही बच्चा बेटा जैसे होता है ना स्टार्टिंग प्रेगनेंसी के 4-5-6 महीने ये चीज योग सैक में बन रही है, 6 महीने के बाद ये चीज स्प्लीन और लिवर में बन रही है। बेटा जब आप एक अडल्ट हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, उसके बाद आपके ये जितने भी ये हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये आपकी बोन मैरो में बनते हैं, दैट इज रेड बोन मैरो में स्टेम सेल्स हैं, उन स्टेम सेल्स से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनते हैं। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। WBCs बेटा आर ऑल्सो कॉल्ड एज द ल्यूकोसाइट्स। अब जब हम किसी भी फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करेंगे, हम उनकी भाई अपीयरेंस के बारे में बात करेंगे, वो फंक्शन क्या करते हैं, कितनी क्वांटिटी में होते हैं। तो बेटा आपकी बॉडी में नॉर्मली आपके खून के अंदर 6000 से 8000 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में आपके बेटा इतने WBC होने चाहिए। तो अगर आप ब्लड टेस्ट कराएं अपना तो आपको पता होना चाहिए भाई 6000 से 8000 इज अ नॉर्मल, राइट। इनकी जीवन बेटा 12 से 20 दिन का ही होता है। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, WBC का काम होता है अगर आपकी बॉडी में कोई कीटाणु घुस रहे हैं बीमारी करने वाले, उनके अगेंस्ट लड़ाई करना, प्रोटेक्ट अगेंस्ट फॉरेन बॉडीज या एंटीजन या इन्फेक्शन जो आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है। WBC बेटा मैंने आपको बताए थे, अपन ने फ्लो चार्ट में भी पढ़ा था कि दो तरीके के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होते हैं बेटा, वो सेल्स होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं। मान लीजिए साइटोप्लाज्म है, इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं। ए ग्रैन्युलोसाइट्स क्या होते हैं, जिसके साइटोप्लाज्म में बेटा ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स क्या हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल। ए ग्रैन्युलोसाइट्स क्या हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो बेटा सबसे पहले बात करेंगे हम न्यूट्रोफिल्स जी के बारे में। तो जो न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं बेटा मल्टी लोब्ड होती हैं। अब मैं आपको स्पेशल वेरी इंपॉर्टेंट इनका स्ट्रक्चर बना के देखना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी बेटा आप इनका स्ट्रक्चर समझ पाएंगे। तो बेटा ये जो होते हैं न्यूट्रोफिल्स, ये कुछ ऐसे मल्टी लोब्ड से होते हैं। ठीक है, इनमें बहुत सारे लोब्स होते हैं, इट्स मल्टी लोब्ड। ठीक है, और आपके ब्लड में, ठीक है, WBCs में सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में 60 to 65% बेटा न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ठीक है, फिर बेटा ये कहां बनते हैं, अपन ने पढ़ा भाई सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोन मैरो में बनते हैं। इनका काम क्या होता है बेटा, ये फॉरेन बॉडी को खा जाते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं, मतलब फैगोसाइटोसिस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे बेसोफिल जी, जो बेटा आपके खून में सबसे कम होते हैं, WBCs में सबसे कम, मिनिमम इज लेस देन 1% इन द ब्लड, दैट इज द बेसोफिल्स। इनका जो न्यूक्लियस होता है बेटा थोड़ा एस शेप्ड का होता है। क्या होता है, एस शेप्ड का न्यूक्लियस होता है। इनका काम क्या होता है, ये बोन मैरो में ही बनते हैं बेटा, अभी तीनों बोन मैरो में ही बनेंगे, सीधी सी बात है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, बोन मैरो के अंदर ही बनेंगे। इनका काम क्या होता है, ये बेटा आपके ब्लड के अंदर, अगर आप लोगों ने टिश्यूज चैप्टर में पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा तो मैं बता देती हूँ, आपके ब्लड में बेटा ऐसा नहीं है कि आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स ही होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे एक होते हैं मास्ट सेल्स। ये मास्ट सेल्स क्या करते हैं, जैसे है ना, इट एक्ट्स लाइक मास्ट सेल्स टू सिक्रीट, ये मास्ट सेल्स के पास जाता है। सो बेसिकली ये मान लीजिए एक मास्ट सेल है, तो ये बेसोफिल क्या करता है, मास्ट सेल को एक्टिवेट करता है ताकि ये रिलीज करे तीन चीजें। तो ये मास्ट सेल बेटा रिलीज करता है हेपारिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। हेपारिन बेटा एक ऐसी सब्सटेंस होती है जो आपके ब्लड में कोगुल, दैट इज खून का थक्का, नहीं बनने देती है। ठीक है,
दैट इज एंटी कोगुलेंट होती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कई लोगों के ब्लड के अंदर बहुत क्लॉट्स बन जाते हैं, तो बेटा आपकी बॉडी में एक एंटी कोगुलेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है विच इज हिपैरिन, ठीक है, जो क्लॉट नहीं बनने देगा। हिस्टामीन क्या होता है? वैसोडाइलेटर, मतलब आपकी जो ब्लड वेसल है मान लो पतली सी है, इसको ऐसे डायलेट कर देगा, मतलब चौड़ा कर देगा, वाइड कर देगा। सेरोटोनिन क्या होता है? मान लीजिए ये ब्लड वेसल है, इसको बेटा थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, ठीक है, पतला कर देगा। तो बेटा ये काम होता है बेसोफिल का, ये मास सेल पर एक्ट करती है और रिलीज करवाती है ये 3 सब्सटेंसेस। फिर हम बात करते हैं बेटा आपके इओसिनोफिल्स की। इओसिनोफिल क्या होते हैं बेटा? ये हेडफोन शेप के होते हैं ऐसे, ठीक है, एकदम हेडफोन, दिस शुड बी हेडफोन, ये हेडफोन शेप के होते हैं, ठीक है। इनका नाम क्या है? इओसिनोफिल्स। ये 2 से 3% होते हैं सारे WBCs में। इनका काम क्या होता है भाई? जैसे ही आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन या एलर्जी होती है, मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई कीड़ा है या आपकी बॉडी के अंदर कोई हेलमेंथ, हेलमेंथ क्या होता है? वर्म्स, अपन ने एनिमल किंगडम में पढ़ी हैं ये चीजें, ठीक है, या कोई एलर्जी होती है, उस समय पर ये इओसिनोफिल्स आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं, ठीक है। अब बेटा सब में कॉमन बात क्या है कि सब के अंदर ग्रैन्यूल्स हैं, क्योंकि बेटा ये ग्रैन्युलोसाइट्स हैं, तो इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। क्या प्रेजेंट होंगे इनके साइटोप्लाज्म में? ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये क्या हैं? ये तीनों हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। अब यहाँ पे इनके न्यूक्लियस की शेप देख लो। अब एग्जाम में आप लोगों के इनकी न्यूक्लियस की शेप पहचानने भी आ जाता है, भाई कौन से थे जिनका जो न्यूक्लियस है हेडफोन शेप का था, किसका एस शेप का था, किसका मल्टी लोब्ड था, किसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट थे? तीनों में। इनमें सबसे ज्यादा कौन होता है? न्यूट्रोफिल। सबसे कम कौन होता है? बेसोफिल। अब आते हैं बेटा ए ग्रैन्युलोसाइट्स। जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स में हमने 2 ही पढ़े थे, दैट इज मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो बेटा सीधी सी बात है, अब इनको पढ़ रहे हैं तो इनके न्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा हमें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इनका न्यूक्लियस कैसा दिखता है। हॉर्सशू शेप्ड, किडनी बीन शेप्ड बेटा ये कुछ ऐसे से होते हैं, ठीक है, ऐसा सा कुछ दिखता है ये, ठीक है, किडनी बीन शेप्ड शेप इसका ये होता है, जैसे हॉर्सशू शेप्ड, किडनी बीन टाइप शेप, ऐसा कह सकते हैं। एंड इट इज द लार्जेस्ट WBC, सबसे बड़ा होता है ये साइज में WBCs के अंदर। वहीं बेटा ये आपके ब्लड में 6 to 8% होता है। हर फॉर्म्ड एलिमेंट आपकी बोन मैरो में ही बनता है। ये भी फैगोसाइटिक इन नेचर है, मतलब कोई इंफेक्शन या कीटाणु आएगा उसको खा जाएगा, फैगोसाइटोसिस। फिर बेटा लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? अगेन बेटा ये थोड़े से हेडफोन शेप के होते हैं, ठीक है, इनमें ग्रैन्यूल नहीं होता है, ठीक है, ओके, क्या होता है इनमें? ग्रैन्यूल नहीं होता है, राइट। नॉर्मली तो अगर मैं बताऊं तो ये थोड़े डायरेक्ट सीधे से नजर आते हैं ऐसे, ठीक है, 20 to 25% ये होते हैं। और प्लस इनका यूजेज आप बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हो, किस चैप्टर में? अपने ये बेटा आप 12th क्लास के अंदर लिम्फोसाइट्स के बारे में बहुत पढ़ोगे, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियों में आपकी प्रोटेक्शन, आपकी इम्यूनिटी, इसमें लिम्फोसाइट्स बहुत हेल्प करते हैं। लिम्फोसाइट्स में बेटा ये भी बोन मैरो में बनते हैं और ये आपकी इम्यूनिटी, मतलब आपकी बॉडी की ताकत बनाते हैं, ठीक है। अब है ना, लिम्फोसाइट्स भी बेटा 2 तरीके के होते हैं। ये चीज आप ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे अपनी क्लास 12th के अंदर, दैट दे आर ऑफ बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। अब इनके अंदर की चीजें आपको जानना जरूरी नहीं है। बी लिम्फोसाइट में प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी सेल आते हैं। इसमें टी सप्रेसर सेल, टी किलर सेल्स, टी मेमोरी सेल्स एंड टी हेल्पर सेल्स होते हैं, ठीक है। बट इतना आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो ये होते हैं इनका एग्जैक्ट शेप कैसा दिखता है और ये कितनी क्वांटिटी में होते हैं। जैसे अब एग्जामिनर क्या कर सकता है, ये शेप दे दी, अब आपको पता होना चाहिए जैसे किडनी बीन शेप तो मोनोसाइट है, ऐसे थब्बा बना हुआ लिम्फोसाइट है, मैंने आपको ड्रॉ करवाया है। बेसोफिल कैसा है? ये है एस शेप्ड, ठीक है, ऐसा एस शेप्ड है। ये कैसा है? हेडफोन शेप्ड, इओसिनोफिल है। ये बेटा मल्टी लोब्ड है, विच मीन्स ये न्यूट्रोफिल है, ठीक है। इस तरीके से आप पहचानते हैं। अब आते हैं बेटा हमारी प्लेटलेट्स के ऊपर।
तो भाई प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर आपने किसी लड़के के पीछे नस काट ली या किसी लड़के ने आपके पीछे नस काट ली तो बेटा क्लॉटिंग कौन करेगा? मजाक कर रही हूँ भाई। मान लो तुम्हें कोई चोट लग गई, कुछ हो गया, खून बहने लगा, है ना, तो वहां पे बेटा क्लॉटिंग होना बहुत जरूरी, वरना खून तो कंटिन्यूसली बहता रहेगा। तो बेटा प्लेटलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लॉटिंग करने में। और आपके शरीर में नॉर्मली 1.5 टू 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ प्लेटलेट्स होनी चाहिए। प्लेटलेट्स की लाइफ बेटा 1 हफ्ते की होती है नॉर्मली, आप देखोगे भी जब आपके खून का थक्का बनता है तो वो हफ्ता भर कुछ रहता है और फिर वो सब कुछ नॉर्मल होने लगती है आपकी स्किन। ये बेटा बहुत इररेगुलर शेप का होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है भाई? ब्लड क्लॉटिंग करना, ठीक है, ये ब्लड क्लॉट कराता है। अब ये बनता कैसे है? जैसे कि बेटा हम लोगों ने बात करी थी बोन मैरो की, तो बेटा यहां पर ही जो इसकी रेड बोन मैरो थी, यहां पर स्टेम सेल्स बनाते हैं। जो स्टेम सेल्स हैं वो बनाते हैं एक सेल जिसे कहते हैं मेगा कैरियोसाइट। ये मेगा कैरियोसाइट जो होता है बेटा, ये बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। ये मान लो भाई बहुत बड़ा है, तो ये जब टूटता है तो ये बहुत इररेगुलर शेप में टूटता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा होता है मेगा कैरियोसाइट। इसके टूटने से बेटा छोटे छोटे टुकड़ों में प्लेटलेट्स बनती हैं। इसलिए हम कहते हैं जो प्लेटलेट्स हैं उनका शेप काफी बिगड़ा सा होता है, इररेगुलर शेप्ड होती हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं। अब आपकी बॉडी में मान लो ये कोई बंदा है भाई, और हमारी क्लास में हम नॉर्मली एक ही बंदे की बात करते हैं, दैट इज जिम्मू। जिम्मू भाई हमारा एक जिम गोइंग एकदम हैंडसम सा हंक लड़का है भाई। इसके कोई चोट लग गई भाई, खून बहने लग गया कंटिन्यूसली, भै 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 भै। नाउ अब इसकी बॉडी में क्लॉटिंग कैसे होगी? तो बेटा क्लॉटिंग होने के लिए सबसे पहले आपकी बॉडी को एक सिग्नल जाता है कि भाई इसके तो खून बह रहा है, ठीक है। मान लीजिए भाई इसके तो खून बह रहा है यहाँ पे, तो अब क्लॉटिंग कैसे करनी है? तो आपकी बॉडी में बहुत सारी प्लेटलेट्स रिलीज होंगी, और भाई प्लेटलेट्स के अंदर होता है, प्लेटलेट्स के अंदर ऐसे होता है, इसे कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। ये प्लेटलेट्स के अंदर ही होता है, ठीक है, इसे कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो प्लेटलेट्स के अंदर होता है। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है बेटा, ये एक एंजाइम बनाता है जिसे कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेस। अब ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम बेटा एक प्रोथ्रोम्बिन सब्सटेंस को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, ये थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम। और बेटा आपको कहते हैं ना कैल्शियम खाओ, कैल्शियम खाओ, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। तो अधिकतर लोग सोचते हैं कैल्शियम तो भाई हमारी हड्डियों के लिए जरूरी है। नहीं बेटा, बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। हड्डियों के अलावा भी कैल्शियम आपकी ब्लड क्लॉटिंग में, आपके ट्रांसपोर्टर्स में, आपके प्रोटीन्स में, बहुत सारी जगह आपकी बॉडी में बेटा कैल्शियम काम करता है। आपके न्यूरल सिस्टम में, आपके ये बॉडी फ्लूइड के सिस्टम में, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में, अ लॉट ऑफ रोल। तो भाई कैल्शियम जो है इसको एरा गैरा मत समझना, इट हैज अ वेरी बिग रोल, विच मींस क्लॉटिंग में थ्रोम्बोकाइनेस के साथ कैल्शियम भी चाहिए प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए। फिर आता है बेटा ये थ्रोम्बिन क्या करता है, ये फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। सो बेसिकली बेटा फिब्रिनोजन जो होता है एक इनसॉल्युबल सॉल्युबल सब्सटेंस है जो बेटा इजीली घुल जाएगी। तो ये क्या करता है, ये थ्रोम्बिन, ये और कैल्शियम मिलके एक ऐसी सब्सटेंस बनाते हैं जो इजीली घुले ना बेटा, तभी तो आपका ब्लड क्लॉट हो पाएगा, वरना तो वो घुल जाएगा तो फिर तो ब्लड तो बहता रहेगा। तो फिब्रिन बेटा एक मैश लाइक, इसलिए आपकी जब प्लेटलेट्स बनती हैं तो ऐसा मैश लाइक नेटवर्क बनता है ताकि जो खून है वो आपकी बॉडी से बाहर ना आए। तो दिस इज कॉल्ड एज बेटा ब्लड क्लॉटिंग। ये सेम फ्लो चार्ट अगर आपके स्कूल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो डायरेक्टली पूछा जाता है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो मैच द कॉलम, असर्शन, रीजनिंग, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, डायरेक्टली वन वर्ड क्वेश्चंस, उनमें पूछा जाता है कि भाई प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन कन्वर्ट करता है, ठीक है, दैट इज थ्रोम्बोकाइनेस। थ्रोम्बोकाइनेस किसको कन्वर्ट करता है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में। अब तुम्हें सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा, फिर मैम बच्चों के नंबर क्यों कट रहे हैं अगर ये इतना आसान है तो? अब बेटा एग्जामिनर क्या करता है, थ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा प्रोथ्रोम्बिन में, फिब्रिन कन्वर्ट होगा फिब्रिन, उल्टा लिख देंगे वो लोग। फिर तुम कहोगे यार क्योंकि ये वर्ड्स ऑलरेडी काफी सिमिलर दिखते हैं और साउंड करते हैं, तो हर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, अरे यार फिब्रिन से फिब्रिनोजन बना था, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बना था, हम तो कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो बेटा याद रखना ये बड़ा शब्द है, इस बड़े शब्द से छोटा शब्द बन रहा है। ये बड़ा शब्द है, इस बड़े शब्द से छोटा शब्द बन रहा है ताकि तुम्हारे लिए इजी हो जाए।
इट्स जस्ट अ लिटिल ट्रिक कि एक बड़े शब्द से छोटा शब्द बन रहा है, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन एक बड़ा शब्द है, थ्रोम्बिन एक छोटा शब्द है, फिब्रिनोजन एक बड़ा शब्द है, फिब्रिन एक छोटा शब्द है। तो इसलिए आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा टू मेमोराइज इट। तो ठीक है बेटा, अब इसी तरह हमने ब्लड क्लॉटिंग पढ़ा कि प्रोथ्रोम्बिन रिलीज हुआ, फिर वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, फिर थ्रोम्बिन ने फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट किया और आपके ब्लड क्लॉट हो गया। अब बेटा ये एक छोटा सा रिवीजन चार्ट मैंने आपके लिए बना रखा है यहाँ पे कि अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़े, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये कितनी क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है, आपके ब्लड के अंदर, इनका क्या क्या इनके अंदर होता है, कितनी मात्रा में होने चाहिए, क्या काम करते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके, बट इट्स जस्ट अ रिवीजन चार्ट फॉर यू गाइस, ठीक है। ये देखिए आपकी ना एनसीईआरटी के अंदर भी फोटोज दे रखी हैं, आरबीसी, प्लेटलेट्स ऐसी इरेगुलर शेप्ड, ये देखिए, ये देखिए, ये हेडफोन शेप का बना हुआ है इओसिनोफिल, ठीक है। यहाँ पे बेसोफिल में एस शेप्ड है, यहाँ पे भाई मल्टी लोब्ड है न्यूट्रोफिल, ये किडनी की बीन शेप का है मोनोसाइट, ये लिम्फोसाइट में एकदम ऐसा गोल सा होता है, ठीक है। तो यही न्यूक्लियस आपको पहचान करना आना चाहिए, क्योंकि बेटा आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर प्रैक्टिकल्स हो गए, आपके नीट का एग्जाम हो गया, आपका स्कूल का एग्जाम हो गया, डायरेक्टली पूछेंगे भाई बताओ ये शेप का कौन सा वाला था, ठीक है। तो आइए बेटा क्वेश्चन करते हैं कि लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी कितना होता है। हमने पढ़ा था बेटा, जब भी मैं कोई क्वेश्चन कराऊं आप स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर करो, एंड देन मैं तो कर ही रही हूं। इट इज 120 डेज। फिर बेटा विच टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल आर कंसर्न्ड विद द रिलीज ऑफ हिस्टामीन, ठीक है बेटा, हिस्टामीन कौन रिलीज करा रहे हैं, तो बेटा सबसे पहले तो डब्ल्यूबीसीज, डब्ल्यूबीसीज में कौन, ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन, बेसोफिल्स, जो बेटा सिक्रीट कराते थे हिस्टामीन, सेरोटोनिन एंड हिपैरिन। हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इज प्रेजेंट इन द ब्लड, 55%। ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व्स, अब देखो ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन में, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन में, फिब्रिनोजन फिब्रिन में, या फिब्रिन फिब्रिनोजन में। तो बेटा अगर आपको करेक्ट सीक्वेंस ही नहीं पता होगी तो आप गलत करोगे चीज, ठीक है। नंबर ऑफ आरबीसी बेटा एक हेल्दी ह्यूमन में कितने होते हैं, 5 to 5.5 मिलियन। मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा डब्ल्यूबीसी बेटा प्रेजेंट होता है, दैट इज न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, 60 to 65%। अब हम बढ़ते हैं यार ब्लड ग्रुप पे। आप सबका भी कुछ ना कुछ ब्लड ग्रुप होगा भाई, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, किसी का आप में से होगा ओ पॉजिटिव, किसी का होगा ए बी पॉजिटिव, किसी का होगा ए बी नेगेटिव, किसी का होगा ओ नेगेटिव, सबका किसी ना किसी का कोई ना कोई अलग अलग ब्लड ग्रुप होगा। तो भाई सब लोगों का अलग अलग तरीके का ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। तो अब ये ब्लड ग्रुप क्या होता है, आपका ए क्यों है, बी क्यों है, ओ क्यों है, ए बी क्यों है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्यों है, ऐसा क्यों क्या होता है। तो बेटा ब्लड ग्रुप जो होता है हमारा दो टाइप का होता है, दैट इज एबीओ टाइप एंड आरएच टाइप, ठीक है। अब एबीओ मतलब ए बी या ओ, या आपका हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव ब्लड ग्रुप। अब ये कैसे होता है, क्या होता है जानते हैं। तो मान लीजिए बेटा ब्लड ग्रुप ए जिसका होता है, विच मीन्स कि भाई किसी का ब्लड ग्रुप ए मतलब उसके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब उसके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए उसका ब्लड ग्रुप ए है। और बेटा जो आपका ब्लड ग्रुप ए जो होगा उसका ऑपोजिट एंटीबॉडी होगी, ठीक है भाई। ऐसा तो नहीं है ए ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट ही ए एंटीबॉडी, तो होगी नहीं, ऑपोजिट होगी। तो अगर किसी का ए ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर एंटीबॉडी बी की होगी, ठीक है। फिर बेटा ये लोग किसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ये ए ग्रुप वालों को कर सकते हैं, ठीक है। मतलब डोनर मतलब ये किससे खून ले सकते हैं, सॉरी मैं बोलूं डोनेट, किससे ले सकते हैं खून। तो बेटा अगर आप में से किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए वाले से या ओ वाले से ब्लड ले सकता है। अब बी ब्लड ग्रुप का मतलब क्या होता है कि भाई आपके आरबीसी के ऊपर, आपके आरबीसी के ऊपर भाई बी एंटीजन प्रेजेंट है, और अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है मतलब एंटीबॉडी ऑपोजिट प्रेजेंट होगी ए। अब बी वाले बेटा किस किस से खून ले सकते हैं, बी वाले भाई बी से ले सकते हैं, ओ से ना ले सकते हैं, ठीक है। विच मीन्स ये लोग बेटा किसी से भी खून ले सकता है, ठीक है, बी और ओ से। अब आता है बेटा सबसे मस्त ब्लड ग्रुप, जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं हो कि वो सबसे खून ले सकते हैं, दैट इज द ए बी ब्लड ग्रुप। अब पता है
द आयरनी ऑफ दिस सिचुएशन इज कि आप लोगों ने जब वो बालिका वधू टाइप सीरियल्स आया करते थे तो उस टाइम ऐसे बताते हॉस्पिटल में, अरे मेरे पति का खून ए बी है, वो कहीं नहीं मिल रहा। अरे भाई ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोगों को लगता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ब्लड ग्रुप लग रहा है। अरे भाई ए बी को हर कोई डोनेट कर सकता है ब्लड, विच मीन्स ए बी जो ब्लड ग्रुप वाले होते हैं बेटा, उनके ब्लड मतलब उनके आरबीसी पे ए एंटीजन भी होता है और बी एंटीजन भी होता है। उनके में कोई एंटीबॉडी नहीं होती और वो यूनिवर्सल रिसीवर होते हैं। वो ए से भी खून ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, ओ से भी ले सकते हैं और ए बी से भी ले सकते हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रिसीवर। भाई दे दो। फिर आते हैं यूनिवर्सल डोनर, दैट इज ओ ब्लड ग्रुप। ये बेचारे थोड़े सच में ही बेचारे हैं। क्यों? इनके आरबीसी पर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, एंटीबॉडी इनमें ए और बी दोनों होती हैं और बेटा ये खून सिर्फ ओ से ही ले सकते हैं और किसी और से नहीं ले सकते। एंड दे आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ये हर किसी को डोनेट कर पा रहे हैं पर खुद के लिए सिर्फ खुद का ही ले पा रहे हैं खून। तो बेटा क्या होता है यहाँ पे ही, तो ऐसे ये बात आपकी एनसीईआरटी में नहीं, बट मैं स्पेशली बता रही हूँ। यूजुअली जिनका भी ब्लड ग्रुप ए होता है बेटा, उनकी इम्यूनिटी एज कंपेयर टू अदर्स थोड़ी कमजोर होती है एंड ओ वालों की थोड़ी अच्छी होती है, क्योंकि एंटीबॉडी दे हैव बट दे डोंट। अब अगर आप किसी को ब्लड डोनेट करना चाहते हो तो ब्लड कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है। मान लीजिए भाई अगर आपके कभी व्हाट्सएप ग्रुप पे आया कहीं कि यार सो एंड सो को भाई ब्लड की जरूरत है, तो आप लोग को क्या होगा, सबसे पहले जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पे आपका ब्लड ग्रुप की चेकिंग होती है। मान लीजिए भाई आपका ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, विच मीन्स आपके आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन प्रेजेंट है। अब जिस बंदे को ब्लड चाहिए वो है ए बी पॉजिटिव, मतलब उनके आरबीसी पे ए भी है बी भी है, विच मीन्स ये ब्लड ग्रुप तो भाई साहब मैच हो गया, मतलब ये सेफ है। आप इसको भाई डायरेक्टली इस बंदे को जो है ब्लड डोनेट कर सकते हो, क्योंकि भाई एंटीजन और एंटीजन मैच होना चाहिए। इसके पास भी बी है, इसके पास भी है, विच मीन्स दिस पर्सन कैन डोनेट ब्लड टू दिस। अब एक और केस देख लेते हैं। मान लीजिए भाई आप ही लोग हो, बी पॉजिटिव है, एंटीजन भी बी है आपके पास, पर पेशेंट है ए पॉजिटिव। अब ए पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि इस बंदे के पास ए ही एंटीजन है, which means antigen matching ही नहीं हो पाई, which means you cannot donate blood to this person, क्योंकि एंटीजन मैच नहीं हुआ है। अब आइए, अब हम जानते हैं आरएच ग्रुप के बारे में कि यार कैसे किसी का ब्लड ए पॉजिटिव या किसी का ए नेगेटिव, किसी का बी पॉजिटिव तो किसी का बी नेगेटिव, किसी का ए बी पॉजिटिव तो किसी का ए बी नेगेटिव, किसी का ओ पॉजिटिव तो ओ नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा अगर आपके आरबीसी के ऊपर ये आरएच फैक्टर ये प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। अगर ये आपके आरबीसी पे नहीं है प्रेजेंट तो आपका ब्लड ग्रुप जो है नेगेटिव होगा। ठीक है, आरएच बेटा एक रीसस मंकी जो था उसके नाम से आया है, रीसस फैक्टर। फर्स्ट फाउंड बेटा ये रीसस मंकी स्पीशीज में पाया गया था। ये आरबीसी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो आइए अब गेस करते हैं किसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो मान लीजिए बेटा यहां पर कुछ केसेस दे रखे हैं। अब देखिए अगर किसी के आरबीसी के ऊपर ए है और आरएच है, दोनों चीजें हैं, विच मींस ये ए पॉजिटिव है। किसी के आरबीसी के ऊपर बी है और आरएच है, बी और प्लस आरएच है मतलब पॉजिटिव। ए बी और आरएच है तो ए बी पॉजिटिव। सिर्फ आरएच है मतलब ये ओ पॉजिटिव है। अगर सिर्फ ए है आरएच नहीं है मतलब ये नेगेटिव है। सिर्फ बी है और आरएच नहीं है बी नेगेटिव। ए बी है और आरएच नहीं है ए बी नेगेटिव। ये रिपीट हो गया। अगर कुछ भी नहीं है, ना ओ है, ना ए है, ना बी है, ना आरएच है, विच मीन्स ये है ओ नेगेटिव। ठीक है, ये है ओ नेगेटिव। ठीक है, अब मान लीजिए, अच्छा ये तो भाई बीच की स्लाइड कहां गई? ओके ओके ओके, ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाती हूं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। ठीक है, अब हम एक बीमारी के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा, दैट इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। ठीक है, ये बीमारी क्या होती है या ये एग्जैक्टली ये क्या कंडीशन होती है? मान लीजिए बेटा दो बजनों की शादी हुई। अब जो वाइफ है द फीमेल, ठीक है, अब एक मिनट, जो फीमेल है, ठीक है, जो फीमेल है बेटा इनका जो ब्लड ग्रुप है ये नेगेटिव है। ठीक है, इनका ब्लड ग्रुप क्या है? नेगेटिव है। मतलब अब कोई भी नेगेटिव है, अपन मान लेते हैं रैंडम कोई भी ब्लड ग्रुप है पर नेगेटिव है। पर इनकी वूम्ब में जो बच्चा है
इनकी वूम्ब में बेटा जो बच्चा है इसका ब्लड ग्रुप तो पॉजिटिव है, तो अब क्या होगा? ये फीमेल की फर्स्ट प्रेगनेंसी है, ठीक है, ये फीमेल पहली बार जो है प्रेग्नेंट हुई है। तो अब क्या होगा बेटा, नॉर्मली तो ऐसे ब्लड ग्रुप मिक्सिंग होती नहीं है, ठीक है, कि ये ऐसे वूम में तो ब्लड मिक्स हो जाएगा, नहीं। जब बेटा ये फीमेल डिलीवरी करेगी तो डिलीवरी के दौरान बच्चे का और मदर का ब्लड मिक्स होगा, ठीक है। कब मिक्स होगा? डिलीवरी के दौरान। जब बेटा बच्चे की डिलीवरी होगी तो ब्लड की मिक्सिंग होगी, और बेटा जब ब्लड मिक्स होगा तो क्योंकि बेटा फीमेल का ब्लड ग्रुप तो नेगेटिव था, जिसकी वजह से फीमेल के ब्लड में अच्छा कौन से बनाऊं, हाँ, RH एंटीबॉडी बन जाएगी, ठीक है। क्या बन जाएंगी? RH एंटीबॉडी बन जाएंगी। क्यों? क्योंकि भाई इनका ब्लड ग्रुप जो है मिक्स हो गया था ड्यूरिंग डिलीवरी, जिसकी वजह से इनके ब्लड में, फीमेल के ब्लड में, क्योंकि यार ये पॉजिटिव ब्लड मिक्स हुआ है नेगेटिव से, तो ये पॉजिटिव ब्लड में तो RH होता है, तो वो RH फैक्टर अब इनकी बॉडी में आ गया, तो वो RH एंटीबॉडी है, ठीक है। अब क्या होगा? ये फीमेल बेटा दोबारा प्रेग्नेंट हुई, इनकी सेकेंड प्रेगनेंसी है। अब सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान भी, ठीक है, इनकी सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान भी, इनकी सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान भी जो है अब इनके ब्लड में क्या है? नेगेटिव तो इनका ब्लड ग्रुप था ही, साथ में भाई इनके ब्लड में RH एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है, RH एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है अब इनके ब्लड में। नेगेटिव तो ब्लड ग्रुप है ही, प्लस एक एंटीबॉडी और प्रेजेंट है। अब जो बच्चा है बेटा, अब ये जो चिंगू मिंगू है ये अगेन पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है। अब क्या होगा मैम? तो बेटा अब जो मदर और जो बच्चा है वो प्लेसेंटा से कनेक्ट होते हैं, और RH एंटीबॉडी का साइज बहुत छोटा होता है, तो यह RH एंटीबॉडी बेटा प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, जिसकी वजह से बेटा जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जॉन्डिस, अनीमिया ऐसी बीमारी होती है, और सीवियर केस में तो कई बार बच्चे की डेथ भी हो जाती है। तो ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, ठीक है। अगर हम इस कंडीशन को समझें तो आप इसका ऐसे फ्लो चार्ट बना के आ सकते हैं एग्जाम में। बेसिकली बेटा इट स्टार्ट्स व्हेन RH नेगेटिव मदर, जब मदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप की होती है और एक बच्चा RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है, तो बेटा जब तक बेबी डिलीवर नहीं हुआ है तो नो मिक्सिंग, कोई ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही है। बट बेटा जब डिलीवरी होती है तो बेबी का जो ब्लड है वो एंटर होता है मदर के ब्लड में, जिसकी वजह से मदर के ब्लड में RH एंटीबॉडीज बन जाती हैं, और फिर वो RH एंटीबॉडी उनकी रहती है वूम के अंदर, मतलब उनकी ब्लड के अंदर। The antibodies are against RH antigen. अब बेटा जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो मदर के पास ये एंटीबॉडीज हैं, जो बेटा फीटल के आरबीसी, बच्चे के आरबीसी को पे अटैक करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से जो बच्चा पैदा होता है उसे अनीमिया, जॉन्डिस या फिर सीवियर केस में कोई डेथ भी हो सकती है। दिस इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, ठीक है। अब मैम अगर हमें इस बीमारी से बचाना है एक मदर को और ये ऐसा ना हो, ये कंडीशन ना हो, तो क्या करना चाहिए? तो बेटा ऐसी कंडीशन में इमीडिएटली जब फीमेल ने पहला बच्चा डिलीवर किया है, और ऑफ कोर्स डॉक्टर्स को भी पता है और उस फीमेल को भी पता है कि यार मेरा और बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है मैच नहीं करता है, तो सडनली उन्हें उसी टाइम फर्स्ट डिलीवरी के बाद एक इंजेक्शन लगा देना चाहिए एंटी RH, जिसे कहते हैं बेटा रोगन, जो RH एंटीबॉडीज को मार देता है ब्लड से, ताकि उनकी सेकेंड डिलीवरी सेफ हो, ठीक है। अब आता है बेटा ब्लड पढ़ लिया, अब आपने अपनी बॉडी में ब्लड पढ़ लिया, लिम्फ को कैसे पीछे छोड़ दिया भाई साहब, तो लिम्फ जी को भी पढ़ना पड़ेगा। अब लिम्फ और ब्लड है ना बहुत ही अलग किस्म के दो प्राणी हैं, ठीक है। ब्लड जो होता है लाल होता है, लिम्फ जो होती है कलरलेस होती है। क्यों भाई? इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता, ठीक है। अब इसको पहले पढ़ने से पहले मैं आपको इसके बारे में समझाना चाहूंगी। क्या होता है बेटा, आपकी बॉडी में हर जगह ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में हर जगह ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, ठीक है। मान लीजिए आपकी बॉडी में हर जगह ब्लड वेसल्स हैं और कैपिलरीज हैं। अब बीच में क्या है? टिश्यू भी है। तो यार कुछ जगह बॉडी की ऐसी होती हैं जहां पर खून, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पा रहा है, तो अब इस जगह ट्रांसपोर्टेशन हो कैसे? तो बेटा ब्लड वेसल्स में से लीक होता है, यहां से थोड़ा थोड़ा लीक होना शुरू होता है,
ठीक है, क्या यहां से लीक होते हैं बेटा WBC, कुछ प्रोटीन्स, वो सब यहां से रिलीज होने लगते हैं, लीक होने लगते हैं ब्लड वेसल्स से, और उसे हम कहते हैं बेटा लिम्फ। और ये लिम्फ क्या करता है, ये टिश्यूज के बीच में गैशियस एक्सचेंज में मदद करता है, क्योंकि बेटा ब्लड वहां तक नहीं पहुंच रहा, तो लिम्फ वहां पे क्या कर रहा है, गैशियस एक्सचेंज करने में मदद कर रहा है। ठीक है, अब क्या होता है मैम, ये लिम्फ क्या ऐसे ही बहता रहेगा यहाँ पर, इसका क्या है, इसकी कोई नली ही नहीं दी है इसको बहने के लिए, होती है बेटा। तो अब ये लिम्फ जो होती है यहाँ पे होती है लिम्फ वेसल्स, जो इस लिम्फ को वापस से कैपिलरीज के अंदर भेज देती हैं। तो यहाँ पे क्या होती हैं, लिम्फ वेसल्स भी होती हैं। ठीक है, लिम्फ वेसल्स। तो बेटा यही सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एज ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरी सम पोर्शन ऑफ इट गेट्स फिल्टर्ड आउट, और टिश्यू के पास इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं लिम्फ। लिम्फ बेटा जो होती है आपकी बॉडी में, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स और लिम्फ कैपिलरीज में बहती है। इसका काम क्या होता है, बीच का आदमी है जहां पे ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, मिडलमैन, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स करती है टिश्यूज और ब्लड के बीच में। इसका एग्जाम्पल है बेटा लैक्टियल लिम्फ, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जो फैट का एब्जॉर्प्शन करने में मदद कराती है। इसका बेटा यही एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में, तो अगेन इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि लैक्टियल लिम्फ जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ये एग्जाम्पल है आपका लिम्फ का। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो ये लिम्फ का ही डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, कि कैसे भाई ये कैपिलरी नेटवर्क के अंदर, ये जो पीछा पीला पीला देख रहे हैं वो टिश्यूज है, तो इन कैपिलरीज से भाई कुछ हरा हरा जो ये है लीक करा, जिसने बेटा इन कैपिलरीज, इस ब्लड और टिश्यू के बीच में गैशियस एक्सचेंज कराया। ठीक है, तो बेटा आपकी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम भी आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन करता है, फैट एब्जॉर्प्शन करता है, आपका बॉडी फ्लूइड बैलेंस संभाल के रखता है, विच इज ऑल अ गुड थिंग। अब आता है सवाल सर्कुलेटरी पाथवे का। भाई कई लोगों में, जैसे आप लोग ने एनिमल किंगडम पढ़ा था, तो एनिमल किंगडम में हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, कुछ में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब यहां पर अधिकतर बच्चे सोचते हैं ओपन मतलब ब्लड वेसल्स नहीं होंगी इसके पास, क्लोज्ड मतलब ब्लड वेसल्स होंगी। बेटा बहुत गलत कॉन्सेप्ट है ये, ऐसा नहीं होता। ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन डिफरेंस क्या होता है, ये देखो, ब्लड वेसल्स दोनों के पास होती हैं, ठीक है, आर्टरीज और वेन्स दोनों के पास हैं, बट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के पास कैपिलरीज नहीं होती हैं, तो वो डायरेक्टली अपना सिक्रीशन ओपन स्पेसेस में डालता है। बट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के पास कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। ठीक है, बाकी ब्लड वेसल्स होती दोनों के पास हैं, बस यहाँ पे कैपिलरी का नेटवर्क नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस यही है कि ओपन टाइप होता है, ब्लड वेसल्स आर नॉट बाउंड बाय कैपिलरीज, यहाँ कैपिलरीज नहीं है। वहीं पे बेटा कैपिलरीज अगर हैं तो दैट इज अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एग्जाम्पल क्या है ओपन टाइप के, अगर आप लोगों ने अच्छे से एनिमल किंगडम रिवाइज कर रखा है तो आपको याद होगा, नहीं होगा वैसे तो मुझे पता है तुम्हें घंटा याद नहीं होगा। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। नहीं याद तो एनिमल किंगडम का वन शॉट भी इसी यूट्यूब चैनल पे है, रिवाइज कर लेना चैप्टर। ठीक है, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब हम बात करते हैं भाई हमारे जितने भी जो होते हैं वर्टिब्रेट्स, जैसे पाइसेस, एव्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, इनके अंदर भाई क्या होता है कंडीशन, कि इनके अंदर किस टाइप का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, इनके अंदर किस टाइप से चीजें चलती हैं, कितने चैम्बर्ड इनका हार्ट होता है, कौन सा टाइप का इनका ब्लड है। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे मछलियों की। मछलियों का भाई 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मतलब एक ऑरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है, इसलिए बेटा इनके सर्कुलेशन को कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। और बेटा मछलियां भी अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकती हैं, जिसकी वजह से हम मछलियों को कोल्ड ब्लडेड जानवर कहते हैं। वहीं बेटा अब हम एम्फीबियंस की बात करें, जैसे मेंढक वगैरह की, तो मेंढक वगैरह में बेटा 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इनके पास 2 ऑरिकल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है, जिसकी वजह से बेटा इनका सर्कुलेशन का सर्किट कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट। तो इनका बेटा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, ये भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं, दे आर कोल्ड ब्लडेड जानवर। रेप्टाइल्स की हम बात करें तो बेटा रेप्टाइल्स का भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्शन है एक, दैट इज क्रोकोडाइल विच हैज 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब इनका भी बेटा यहाँ पे ये गलत लिखा है, इनका भी इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है।
इट इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड ये भी अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। बेटा एव्स एंड मैमल्स 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, विच मीन्स 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, फुल फ्लेज डबल सर्कुलेशन होता है एंड बेटा दोनों वार्म ब्लडेड होते हैं, मतलब अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ग्लिम्स देख लेते हैं, बिकॉज आपकी एनसीईआरटी ने कोई बहुत ज्यादा डिटेलिंग तो नहीं दी है इनके बारे में। तो आपकी एनसीईआरटी ने यार कोई बहुत ज्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, आपकी एनसीईआरटी सिर्फ डबल सर्कुलेशन के बारे में ही डेप्थ में बात करती है। ठीक है, तो सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है भाई, एक ही ऑरिकल है, एक ही वेंट्रिकल है, और हमें पता है भाई मछलियां जो होती हैं गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती हैं, तो बेटा इनके हार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स के पास जाता है, गिल्स उसे ऑक्सीजनेटेड करते हैं, फिर वो बॉडी में जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इनका सर्कुलेशन चलता है। वहीं बेटा एम्फीबियंस दैट इज फ्रॉग, अगर आपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ा है तो उसमें अब आपके एनसीईआरटी में सिर्फ फ्रॉग रह गया है, और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो अगेन उसका वन शॉट भी हमारे यूट्यूब चैनल पे डला हुआ है बेटा, उदय पहना PW क्लास 11 साइंस पे, वहां पे आप इसके बारे में पढ़ते हो कि भाई इसके 2 ऑरिकल्स हैं, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहां से ऑक्सीजनेटेड, मतलब ब्लड तो मिक्स हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ही तो मिक्सिंग होगी, इस वजह से बेटा ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं लिम्फ किस कलर की होती है भाई, इट इज कलरलेस। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फ, ये बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट करती है एंड एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स करती है। 2 and 4 चैम्बर्ड हार्ट आर फाउंड इन, बेटा फिशेस और क्रोकोडाइल में 2 and 4 चैम्बर्ड होता है, रेप्टाइल्स के पास कितना होता है 3, बर्ड्स के पास 4, 3 4 2 3, तो बेटा 2 and 4 जो मैच होता है दैट इज द ए ऑप्शन। A type of circulatory system in which blood pumped by the heart passes through large vessel into open spaces, मतलब open spaces मतलब खाली जगह, sinuses में जाता है, which means capillaries नहीं है यहाँ पे, which means it is a open circulatory system। अब आ जाइए, अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जहां पे बेटा हम आपके दिल की बात करते हैं, बिकॉज दिल तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है बेटा आपका, जो डबल सर्कुलेशन करता है। हार्ट जो होता है मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, मतलब आपकी मिडल लेयर जो होती है बॉडी की उससे बनता है। ये बेटा आपकी लंग्स के बीच में होता है, दैट इज एक जगह होती है लंग्स के बीच में जिसे कहते हैं मीडियास्टिनम। ठीक है, उस मीडियास्टिनम के अंदर ये जो हार्ट होता है प्रेजेंट होता है, पर ऐसा नहीं है भाई, हार्ट कहते हैं ना दिल का मामला तो यार थोड़ा गड़बड़ ही होता है, तो उसी तरह बेटा आपका हार्ट भी सीधा नहीं होता है आपकी बॉडी में, वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है। ठीक है, इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये लंग्स के बीच में होता है, मीडियास्टिनम कैविटी में होता है और थोड़ा सा लेफ्ट के टुवर्ड्स टिल्टेड होता है। ये बेटा जो हार्ट का साइज है वो आपकी फिस्ट जितना, दैट इज दिस मुट्ठी जितना, जैसे अपने हाथ को बंद करोगे इतना ही बेटा आपका हार्ट का टोटल साइज होता है। ठीक है, अब आप जो आपका हार्ट होता है बेटा, सबसे बड़ा मिथ ये ऐसा दिखता है नहीं, ठीक है, ये मिथ आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा। जो आपका हार्ट होता है बेटा उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। अभी हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको थोड़ी चीजें क्लियर होने लगेंगी। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग कि कैसे बेटा आपका जो हार्ट है यह आपकी भाई पूरी बॉडी की एक मोटर है, एक पंपिंग सिस्टम है जो आपकी बॉडी की हर जगह पर खून ट्रांसपोर्ट कर रहा है भाई साहब। ठीक है, खून हर जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इट इज द पंपिंग मशीन ऑफ द बॉडी। तो आइए बेटा थोड़ा सा हार्ट का डायग्राम बनाते हैं ताकि आप लोग भी थोड़ा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे हार्ट के बारे में। ठीक है, अभी मैं जब हार्ट का डायग्राम बना रही हूं, अभी हमने बात की थी कि हार्ट बहुत ही अनमोल है यार, तो उसकी भी कवरिंग होती है। ठीक है, दैट इज पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम, हम इसकी कवरिंग बनाएंगे प्रॉपर, दिस इज पेरिकार्डियम। ठीक है, वी कैन लेबल इट ऑल्सो, वी कैन लेबल इट एज पेरिकार्डियम। ठीक है, विच इज कवरिंग जो बेटा हार्ट को आपके प्रोटेक्ट करती है और कवर करती है। पर यार आपके हार्ट को कोई झटका लग गया, ब्रेकअप हो गया, किसी ने दिल तोड़ दिया, किसी ने आज ही रिजेक्ट कर दिया मान लो, या तुम्हें चैप्टर याद नहीं हुआ, भाई दिल को झटका किसी भी तरीके से लग सकता है, मान लो भाई कोई टकरा गया, कुछ हो गया। ठीक है, तो भाई हार्ट शॉक से बचा रहे इसलिए बेटा इसके बीच में यहां पर होता है
दैट इज पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, क्या होता है? दैट इज पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो बेटा फ्रिक्शन को बचाता है और एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करता है। अब बात करते हैं हम हार्ट के चैम्बर्स की। तो बेटा आपके हार्ट में टोटल होते हैं 4 चैम्बर्स। बेटा चारों में सिर्फ आरू मैम का नाम होना चाहिए। चलो 3 नाम कर देना, एक में तुम जिसका भी नाम रखना चाहो। ठीक है, तो वी हैव टोटल ऑफ 4 चैम्बर्स इन दी हार्ट। अगर आप देखेंगे तो बेटा ऊपर के जो एट्रिया होते हैं, दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बेटा जो आपका हार्ट होता है, इस हार्ट में जो एट्रिया होते हैं वो एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स थोड़े छोटे होते हैं एंड वेंट्रिकल्स एज कंपेयर टू एट्रिया बड़े होते हैं। तो अगर मैं सिर्फ साइज की बात करूं तो वेंट्रिकल्स थोड़े बड़े होते हैं एट्रिया से। अगर अब मैं इनकी वॉल्स की बात करूं तो यार वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है थिक होती है एज कंपेयर टू ऑरिकल्स। ये चीज आप अपनी क्लास 10th में भी पढ़ के आते हो, प्लस क्लास 10th में ना बोर्ड एग्जाम्स में इस पर एक क्वेश्चन भी आया करता था कि ऐसा क्यों है, व्हाई वेंट्रिकुलर वॉल्स आर थिक देन एट्रिया। क्योंकि बेटा जो खून आता है वो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जाता है। अब वेंट्रिकल्स को पंप करना होता है ब्लड बॉडी के अंदर या अलग अलग जगहों पर, तो वेंट्रिकल्स को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स की वॉल एज कंपेयर टू एट्रिया थिक होती है। तो अगर हम वॉल की बात करें यहाँ पे, तो वॉल की थिकनेस की बात करें तो भाई इसमें भी वेंट्रिकल्स की वॉल ज्यादा थिक होती है एज कंपेयर टू एट्रिया। अब हम बात करते हैं यार ये एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में कुछ तो कनेक्शन होता होगा। हाँ जी, तो यहां पर बेटा एट्रिया, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल एक वाल्व होती है, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में एक वाल्व होती है। अब इस चीज को याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है जो मैं अपने सारे बच्चों को पढ़ाती हूं, दैट इज लैब रैट। लैब रैट का मतलब क्या है? लेफ्ट एट्रियम बाइकस्पिड वाल्व, so this is bicuspid valve, bicuspid valve, या इसको आप मिट्रल वाल्व, अरे सॉरी उस साइड लैब बाइकस्पिड, या आप इसको कह सकते हैं मिट्रल वाल्व। ठीक है, जो आपकी लेफ्ट साइड को कनेक्ट कर रही है। लेफ्ट एट्रियम हैज बाइकस्पिड एंड राइट एट्रियम हैज ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, तो 2 वाल्व्स होती हैं। एक्चुअली क्या होता है आपके असर्शन रीजनिंग, एमसीक्यू, स्कूल एग्जाम, प्रैक्टिकल्स, लेबलिंग द डायग्राम्स, उसमें बहुत बच्चे ना कंफ्यूजन होके बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड की लेबलिंग में मिस्टेक करते हैं। तो आप बस ये ट्रिक याद रख सकते हैं कि लेफ्ट एट्रियम की साइड बाइकस्पिड है और राइट एट्रियम की साइड ट्राइकस्पिड वाल्व होती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सीधी सी बात है भाई, ये जितनी भी चीजें आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एक दूसरे से सेपरेटेड हैं। तो अगर मैं बात करूं भाई आपका जो हार्ट है वो ओवरऑल तो ऐसे सेपरेटेड है, तो भाई एट्रिया और वेंट्रिकल एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से सेपरेटेड है। ठीक है, वेंट्रिकल्स वेंट्रिकुलर सेप्टम से सेपरेटेड है, एट्रिया एट्रिकुलर सेप्टम से सेपरेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई सेपरेशन भी होगा, ऐसा तो नहीं एकदम मिक्स हो रखे हैं, चिपके हुए, इनके बीच में भी दीवारें होंगी। हाँ जी बिल्कुल होती हैं। ठीक है, तो आइए बेटा थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। अब अच्छा, अपन ने पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा बिफोर वी स्टडी एनीथिंग एल्स। तो अब हम पढ़ते हैं बेटा आपकी जो हार्ट है उसमें ब्लड कैसे फ्लो करता है। तो जस्ट टू मेक इट अ लिटिल इजियर, थोड़ा सा बेटा फोकस जो है अपना बोर्ड पर ही रखना प्लीज। ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब होता क्या है सबसे पहले समझेंगे। यार आपकी बॉडी में गंदगी है, अरे दिमाग की बात नहीं कर रही थी बेटा, उसमें तो है ही गंदगी आधे बच्चों के। ठीक है, तो भाई जो आपकी बॉडी के अंदर गंदा खून है दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी। तो भाई आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारा गंदा खून है, तो वो जितना भी खून आपकी बॉडी में है गंदा खून, वो नीचे वाली बॉडी से ला रही है इंफीरियर वेना केवा और ऊपर की बॉडी से ला रही है सुपीरियर वेना केवा। तो भाई नीचे की बॉडी से जो ला रही है लोअर बॉडी से, क्योंकि आपकी नीचे वाली बॉडी से भी कोई गंदा खून ला रहा होगा,
दैट इज इंफीरियर वेना केवा, जो आपकी अपर बॉडी से गंदा खून ला रही है, ठीक है, दैट इज सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, दो टाइप की वेना केवा होती है, इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा। तो ये दोनों बेटा गंदा खून लेकर राइट एट्रियम के पास आती हैं। राइट एट्रियम को कहती है नॉक नॉक राइट एट्रियम, काम करो भाई, कुछ तुम जिंदगी में वेले बैठे हो। तो राइट एट्रियम जी कहते हैं ओके जी, अब मैं राइट वेंट्रिकल को भेजता हूं आपका ये गंदा खून। तो भाई यहां पर कनेक्शन है, तो इस राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के थ्रू जो गंदा खून है ये ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू होते हुए राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब भाई वेंट्रिकल के पास तो गंदा खून भर गया, अब वेंट्रिकल भाई साहब क्या करें, ये ऐसा तो नहीं है गंदा खून लेके बैठे रहेंगे। तो वेंट्रिकल का काम होता है यार ब्लड को भेजना लंग्स के पास। ठीक है, तो यहां पर, ठीक है, यहां पर भाई हमारी लंग्स भी हैं, अब रोल प्ले करने आई है भाई, लंग्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया है भाई। तो हेयर इज दी लंग्स। ठीक है, तो भाई यहां पर क्या होता है, इस गंदे खून को लंग्स के पास भेजा जाता है, पर ये गंदा खून लंग्स के पास ले जा कौन रहा है, तो बेटा दिस इज अ एक्सेप्शनल आर्टरी, एक लौती आपकी बॉडी की ऐसी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, जो बेटा गंदा खून लंग्स के पास लेके जाती है। अब यार तुमने ये सोचा ही नहीं कि यार ये वेंट्रिकल की वॉल्स थिक इसलिए थी बेटा क्योंकि इसको पुश करना था ऊपर की तरफ। अब दूसरा सवाल, मैम पुश करते समय अगर ब्लड पीछे गिर गया तो, इंपॉर्टेंट यार, खून पीछे की तरफ आ गया तो बेटा इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर भी वाल्व होती है। ठीक है, इस पल्मोनरी आर्टरी में भी वाल्व्स होती हैं, वाल्व्स का नाम क्या मैं भी बताऊंगी। फिर बेटा अब लंग्स ने सोचा यार ठीक है बेचारे किस्मत के मारे ये लोग, साफ कर देती हूं इनका खून। तो जो लंग्स से बेटा आप जब CO2 बाहर फेंकते हो तो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से CO2 आपकी नाक से बाहर निकालती हैं और ऑक्सीजन अंदर लेती हैं, और लंग्स बेटा इस साफ खून को भेज देती हैं लेफ्ट एट्रियम के पास। अब लेफ्ट एट्रियम जी जो हैं इनके थ्रू, इनके पास ब्लड लेकर कौन आ रहा है, तो बेटा यहां पे अगेन द ओनली एक्सेप्शनरी वेन दैट इज पल्मोनरी वेन, एक लौती ऐसी वेन बेटा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वो बेटा लेफ्ट एट्रियम के पास साफ खून लेकर आती है। अब साफ खून लेकर वो आई तो लेफ्ट एट्रियम ऐसा तो है नहीं खून लेके बैठ जाएगा जी नमस्ते जी इसका मैं बहुत सारा उपयोग करूंगा, नहीं भाई, ये लेफ्ट एट्रियम जी कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल तू ले ये ब्लड। तो भाई यहां बायकस्पिड वाल्व के थ्रू ये जो साफ खून है लेफ्ट वेंट्रिकल के पास आ जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भाई अच्छा अच्छा खून भर गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल तुम्हारी तरह सेल्फिश तो है नहीं कि अपने पास रख के बैठ जाएगा खून, उसको भी भाई बहुत जिम्मेदारी है दिल के पास यार, पूरी बॉडी की। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का काम है पूरी बॉडी तक खून पहुंचाना, इस साफ खून को। तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, इस साफ खून को पूरी बॉडी में भेजता है। ठीक है, पूरी बॉडी में भेजता है थ्रू आयोटा। आयोटा, आयोटा के थ्रू बेटा ये पूरी बॉडी में ब्लड को भेजता है। अगेन अब आपने वापस दिमाग नहीं लगाया होगा कि यार ये वेंट्रिकल्स की वॉल थिक इसलिए है क्योंकि ये ब्लड को ऊपर पुश कर रही है, बट अगेन ब्लड पीछे आ गया तो बेटा यहां पर भी वाल्व्स होती हैं। तो बेटा जो आयोटा में वाल्व होती हैं इसे कहते हैं आयोटिक वाल्व, जो पल्मोनरी आर्टरी में वाल्व थी इसे कहते हैं पल्मोनरी वाल्व, और ये दोनों मिलाकर कहलाती हैं सेमी लूनार वाल्व। क्या कहलाती हैं, सेमी लूनार वाल्व। अब यहां पर भी हमने दो वाल्व्स पढ़ी थी, दैट इज रैट ट्राइकस्पिड, और यहां पढ़ी थी हमने बाइकस्पिड वाल्व। तो भाई ये दोनों वाल्व मिलकर कहलाती हैं एवी वाल्व, एट्री और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होने वाली वाल्व। ठीक है, और इन दोनों वाल्व्स को कहते हैं सेमी लूनार वाल्व्स। तो ये था बेटा आपका हार्ट का एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर कि कैसे खून किस जगह पे कहां से किधर बह रहा है, एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो भाई आपकी जो लोअर बॉडी है दैट इज नीचे की बॉडी है, वहां से गंदा खून ला रही है इंफीरियर वेना कावा, ऊपर की बॉडी से गंदा खून ला रही है सुपीरियर वेना कावा। राइट एट्रियम के पास ब्लड आते ही ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल के पास गया, राइट वेंट्रिकल ने पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को भेजा वो खून,
पर पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड पीछे ना आ जाए तो पल्मोनरी वाल्व्स यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर लंग्स ने बेटा इस खून को साफ करके पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम को भेजा। लेफ्ट एट्रियम बेटा इस खून को लेफ्ट वेंट्रिकल को पास करता है थ्रू बाइकस्पिड वाल्व। फिर बेटा ये खून जो है पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू अयोटा। बट अयोटा से भी ब्लड भाई पीछे की तरफ ना आ जाए तो यहाँ पे भी वाल्व होती है जिसे कहते हैं अयोटिक वाल्व, और इन दोनों को मिला के कहते हैं सेमिलूनार वाल्व। तो यही बेटा छोटा सा सिस्टम हमने पढ़ा है। अब कुछ चीजें विच थिंग्स टू बी नोटेड, ठीक है, कि भाई ओनली आर्टरी आपकी बॉडी में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी आर्टरी। ऐसी कौन सी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, पल्मोनरी वेन। 3 सेप्टम अपन ने बोला था भाई, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो भाई एट्रियम और एट्रियम के बीच में जो ये दीवार है इस इंटर एट्रियल सेप्टम। वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो ये दीवार है इस एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, वाल्व्स बेटा हमने 2 तरीके की देखी। एवी वाल्व कौन होती है, बायकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। सेमिलूनार वाल्व कौन होती हैं, ठीक है, अरे सेमिलूनार में नाम ही भाई साहब, ठीक है। तो सेमिलूनार वाल्व बेटा कौन सी होती हैं, एक होती है अयोटिक वाल्व जो होती है अयोटा में, एक होती है आपकी पल्मोनरी वाल्व जो होती है पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। तो ये दोनों वाल्व मिला के कहलाती हैं सेमिलूनार वाल्व्स। चलिए फिर बेटा अब आपकी भाई सीधी सी बात आती है, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वेंट्रिकल्स को यार ज्यादा प्रेशर लगा के पुश करना पड़ता है ब्लड को, इसलिए वेंट्रिकल्स की वॉल थिक होती है क्योंकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है टू पंप द ब्लड। अब ये छोटा सा मैंने रिवीजन के लिए लगा रखा है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अगर आप आईपैड से पढ़ते हो या फोन से पढ़ते हो तो आप रिवाइज कर सकते हो कि ये वाली जो साइड है दिस इज द राइट साइड। इस राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। अब आप इस डायग्राम के थ्रू रिवीजन कर सकते हैं कि यहां से कौन आ रही है, ए क्या है, यह आपका होमवर्क है कि व्हाट इज ए, ये बी क्या है, फिर ये सी क्या है, ये डी क्या है। तो अब आपको ये चीजें होमवर्क में नीचे कमेंट सेक्शन में बतानी है, ये लेबलिंग्स क्या है, ठीक है। अब बेटा ये हम हार्ट की अनाटमी तो पढ़ लिए, पर आपने यहां सोचा कि यार ये ट्राइकस्पिड और ये बाइकस्पिड जो वाल्व्स हैं ये इन्हें बंद और क्लोज कौन करता है। अब ये हर टाइम तो ओपन नहीं होती होंगी, वरना तो यार डायरेक्टली ब्लड यहां गिर जाएगा। तो बेटा कुछ तो समय होता होगा ये बंद होती हैं और क्लोज होती हैं, तो बेटा इनको कंट्रोल करता है कॉर्डे टेनिडे, ठीक है। एक सेकेंड रुकेंगे। तो कॉर्डे टेनिडे क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। सो देख लीजिए, जैसे ये रहा बेटा आपका हार्ट, हार्ट में ये रहे आपके 4 चैम्बर्स। आज इतना हार्ट बनवा दूंगी ना, ठीक है, कि जिंदगी भर हार्ट नहीं बोलोगे। तो भाई अब इनके बीच में जो वाल्व्स हैं, इन वाल्व्स की ओपनिंग और क्लोजिंग भी तो कोई देख रहा है। तो बेटा इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंड करती है, यहां पर होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सीटी विच इज कॉर्डे टेनिडे। ये बेटा ऐसे फाइबर्स होते हैं जो ओपन या क्लोज करा रहे हैं इन वाल्व्स को। और यहां पे होती हैं बेटा पैपिलरी मसल्स, क्या होती हैं यहाँ पे, पैपिलरी मसल्स, जो बेटा हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने में मदद करती हैं। यही चीज आपको यहाँ इस डायग्राम में नजर आएंगी कि इन वाल्व्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए यहाँ पे कॉर्डे टेनिडे, ठीक है, जिसको हमने सीटी कहा, कॉर्डे टेनिडे, ठीक है, टेंडिने टेनिडे जो भी आप कहना चाहो, कॉर्डे टेंडिने, और ये रही पैपिलरी मसल्स, ये आपको पता होना चाहिए। अब जो हमने पढ़ा मैंने उसको ऐसे एक फ्लो चार्ट में लिख रखा है सो दैट आपके लिए चीजें इजी हो जाएं कि आपकी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में आता है, फिर ट्राइकस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है, फिर लंग्स के थ्रू पल्मोनरी वेन में, लेफ्ट एट्रियम में, बाइकस्पिड वाल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में, अयोटा में, और फिर बॉडी में। इट्स जस्ट दैट मैं आपको ये चीज पढ़ा चुकी हूं, पर आप लोगों के पास अपने नोट्स में एक प्रॉपर फ्लो चार्ट भी होना चाहिए। अब बात करते हैं हम आपके हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम की। यार कोई ना कोई चीज, जैसे आपके घर में आपका स्विच ऑन हो रहा है, आपके घर में लाइट जल रही है, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, ठीक है,
ये ऑन ऑफ कैसे कर रहे हो? कहीं बटन है भाई? मैम स्विच बोर्ड से करते हैं हम तो, यहाँ से बटन ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, अरे मजा आने लग गया बोलने में, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, है ना? ठीक है, ऐसे होता है। और मैं कहती जैसे कंटिन्यूसली बोल रही हूँ, हालांकि मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है ना? मजा आ गया भाई, ऑन ऑफ, ठीक है। अब सीधी सी बात है, तुम्हारे घर में भी लाइट है, फैन है, एसी है, हर चीज बंद हो रही है, ऑन हो रही है, बंद हो रही है, ऑफ हो रही है, स्विच बोर्ड से हो रही है। तो भाई हार्ट में भी ऐसा एक सिस्टम होता है जिससे भाई हार्ट को ऑर्डर मिलता है कि यार तुझे अभी कॉन्ट्रैक्ट होना है कि रिलैक्स होना है। कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हार्ट बेटा कंटिन्यूसली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता रहता है। तो ये चीज इसका कंट्रोल करता है कंडक्टिंग टिश्यू। तो कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है बेटा? हमारा ह्यूमन हार्ट में मिडिल लेयर मायोकार्डियम से बना हुआ है, विच मीन्स आपका हार्ट एक मसल्स फाइबर से बना हुआ है। आपके हार्ट बेटा 95% तो कार्डियक मसल से बना है, बट 5% आपके हार्ट में एक टिश्यू होता है जिसे कहते हैं नोडल टिश्यू, जो आपके हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, नोडल टिश्यू बेटा ऑटो एक्साइटेबल होता है। बेसिकली ये एक वोल्टेज है। जैसे आपके घर में लाइट ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, फैन चल रहा है, लाइट चल रही है, क्योंकि आपके घर में एक वोल्टेज आ रहा है। तो बेटा उसी तरह हार्ट के पास भी एक वोल्टेज होता है जिसको अपनी भाषा में कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, बायोलॉजी की भाषा में एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये खुद से एक वोल्टेज जनरेट करता है जिसकी वजह से आपका हार्ट धड़कता भी है और आपका हार्ट रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होता है। दैट इज एन ऑटो एक्साइटेबल फीचर। ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। ये बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्कूल में प्रैक्टिकल्स में वन वर्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है। मायोजेनिक का मतलब होता है हार्ट बेटा कंट्रोल किया जाता है उसकी मसल्स के द्वारा। ठीक है, हार्ट इज कंट्रोल्ड बाय द मसल्स। ठीक है, अगर हार्ट की मसल्स खराब हो गई तो भाई हार्ट रुक जाएगा। ठीक है, तो हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर। अब ये नोडल टिश्यू कहां होता है, कैसे होता है, आइए डायग्राम बनाएं। बेटा अब तक तो तुम्हें हार्ट का डायग्राम बनाने में परफेक्शन आ ही जाना चाहिए। ठीक है, क्या बना रही हूं मैं, तुम्हारे जैसा दिल क्यों बना रही हूं मैं? ठीक है, चलो ऐसा ही बना लेते हैं, कोई लोड नहीं है लाइफ। ठीक है, लेबल कर लें हम थोड़ा सा। तो भाई दिस इज राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बेटा क्या होता है, आपके हार्ट में, आपके जैसे अब घर में इलेक्ट्रिसिटी कहीं से तो आ रही है। आप लोगों के घर के पास इलेक्ट्रिसिटी पोल होंगे, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होगा जहां से इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में पहुंच रही है। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से जनरेट होती है। ठीक है, एक जगह से जनरेट होती है। तो वैसे ही हार्ट में ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है यहां से, राइट एट्रियम के कोने में होता है जिसे कहते हैं साइनो एट्रियल नोड। दिस इज कॉल्ड एज SAN, which is sinoatrial node, and this is also called as the pacemaker of heart. पेसमेकर, इसको पेसमेकर भी कहा जाता है क्योंकि भाई यही है जो आपके हार्ट को पंप करा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, रिलैक्स करा रहा है। पर मैम ये कैसे करा रहा है? दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट कि मैम ये करा कैसे रहा है भाई, इतना बड़ा होता है हार्ट। ठीक है, ये करा कैसे रहा है? तो ये चीज का बेटा मैंने प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाया है। वैसा मत सोचना कि मैम सिर्फ बोल रही है लिखवा नहीं रही है, मैं लिखवाऊंगी भी। तो ये बेटा ऑर्डर देता है, किसको ऑर्डर देता है? यहां होती है AV नोड। ठीक है, यहां होती है, दिस इज कॉल्ड एज AV नोड। AV नोड मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ये बेटा सिग्नल देता है इसको कि भाई चल मैंने वोल्टेज जनरेट कर दिया है, अब तेरा काम है इस वोल्टेज को आगे भेजना। तो भाई इस AV नोड से निकलते हैं फाइबर्स जिन्हें कहते हैं बंडल ऑफ हिस। इसे क्या कहते हैं जो निकल रहे हैं? दिस इज बंडल ऑफ हिस, जो बेटा वेंट्रिकल्स तक सिग्नल ले जा रहा है कि भाई तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट होना है। ठीक है, और यहां पर होते हैं छोटे छोटे से ऐसे फाइबर्स, मिनी फाइबर्स, छोटे छोटे से यहां होते हैं फाइबर्स जिन्हें कहते हैं पुरकिंज फाइबर्स।
क्या कहते हैं, पुरकिंज फाइबर्स। ठीक है, तो कैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा आपका? सबसे पहले ये साइनो एट्रियल नोड एक सिग्नल जेनरेट करती है, फिर ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो राइट एट्रियम के यहाँ कॉर्नर में है इसके पास जाता है, फिर यहाँ बंडल ऑफ हिस से पूरे वेंट्रिकल्स के पास सिग्नल पहुंचता है। यहाँ पे छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं जिन्हें कहते हैं पुरकिंज फाइबर्स। अब हो क्या रहा है, सबसे पहले बेटा ये जो SA नोड है ये बेटा एक्शन पोटेंशियल बनाती है जिससे आपके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऊपर वाले हार्ट के हिस्से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फिर ये AV नोड को सिग्नल भेजती है, AV नोड बंडल ऑफ हिस को, बंडल ऑफ हिल्स पुरकिंज फाइबर्स को सिग्नल भेजता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट होना है। फिर बेटा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो अगर कोई पूछे सबसे पहले क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, एट्रिया, फिर वेंट्रिकल्स। तो एट्रिया को कौन कॉन्ट्रैक्ट कराता है, साइनोएट्रियल नोड। वेंट्रिकल्स को कौन कॉन्ट्रैक्ट कराता है, ऐसे नोड AV नोड को सिग्नल, बंडल ऑफ हिस को सिग्नल, पुरकिंज फाइबर्स को सिग्नल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल होता है रिलैक्सेशन। ठीक है, तो बेटा अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई। SA नोड, AV नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंज फाइबर्स, आइए इनके बारे में जानते हैं। तो SA नोड क्या होती है बेटा, हार्ट के टॉप राइट कॉर्नर में प्रेजेंट होती है, राइट एट्रिया के। अब भाई थोड़ा सा याद कर लो भाई हार्ट का स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये 4 चैम्बर्स थे, ठीक है, दिस वाज द राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। SA नोड बेटा यहाँ थी, ठीक है, टॉप राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में। ये बेटा पेस मेकर ऑफ द हार्ट होती है, मतलब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है। कितना वोल्टेज जनरेट करती है, 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। फिर बेटा AV नोड होती है जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर में होती है राइट एट्रियम के, ठीक है, ये 60 to 65 टाइम्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है। फिर AV नोड से बेटा सिग्नल जाता है बंडल ऑफ हिस को। बंडल ऑफ हिस बेटा क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर अराइज AV बंडल, इसे AV बंडल भी कहते हैं, बंडल ऑफ हिस को। ये इमीडिएटली बेटा लेफ्ट एंड राइट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से लेफ्ट एंड राइट साइड पे डिवाइड हो जाता है। इसका एक्शन पोटेंशियल है 40 to 45 टाइम्स पर मिनट एक्शन पोटेंशियल वोल्टेज जनरेट कर सकता है। फिर बेटा पुरकिंज फाइबर्स आ जाते हैं ये साइड में, ये बेटा क्या है, वेंट्रिकुलर वॉल्स पे होते हैं और ये 20 to 25 टाइम्स पर मिनट वोल्टेज जनरेशन या एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। ठीक है, लोकेशन डायग्राम अगर याद होगा लोकेशन ऑटोमेटिकली याद होगी। इन द हार्ट ऑफ मैन द बाइकस्पिड वाल्व किधर होती है, बाइकस्पिड वाल्व भाई कहां होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद करेंगे लैब रैट। लेफ्ट एट्रियम हैज बाइकस्पिड वाल्व, तो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट क्या होता है, साइनो एट्रियल नोड को पेस मेकर कहते हैं। ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड एज लैब रैट, बट बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, तो सॉर्टेड है। फिर बेटा आती है कार्डियक साइकिल। अगेन कार्डियक साइकिल अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, प्लस कुछ बच्चों को ये टॉपिक थोड़ा टफ लगता है एज कंपेयर टू द अदर टॉपिक्स, बट ये बहुत इजी है, ट्रस्ट मी। अगर आरू मैम इज टीचिंग यू गाइज दिस टॉपिक, इट इज द इजीएस्ट टॉपिक फॉर यू गाइज। बस ध्यान से 15 मिनट इस टॉपिक को मैं दूंगी और बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बस ध्यान लगा के सुनना। कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। हम सबको पता है हमारा हार्ट धड़क रहा है भाई, चेक कर लो, ठीक है, ऐसे यहाँ पे रख के चेक कर लो, यहाँ अपने कान के पीछे उंगली रख के चेक करो, धड़क तो रहा है भाई, धड़क तो रहा है ना, सबका धड़क रहा होगा, चेक करो भाई, है ना, तुम्हें चेक करना आना चाहिए, है ना। यहाँ हाथ रखो, मेरे तो यहाँ माइक लगा हुआ है, तुम चेक करो भाई चेस्ट पे हाथ रख के कि तुम्हारा हार्ट धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, ठीक है, ऑफकोर्स वो धड़क रहा होगा। हार्ट जब धड़कता है तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही होती है उसकी कार्डियक साइकिल, मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है रिलैक्स हो रहा है, वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है, जिसकी वजह से बेटा जो होता है
एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, इसी को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं, जो बेटा 0.8 सेकेंड की होती है। ठीक है, 0.8 सेकेंड, मतलब सोच लो कितनी स्पीड में आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है। सिस्टोल हमने अभी पढ़ा, इस कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टोल मतलब होता है रिलैक्सेशन। डीपोलराइज्ड का मतलब भी यही होता है कि कॉन्ट्रैक्टेड है, और रीपोलराइज्ड का मतलब होता है रिलैक्स है। अब बहुत बच्चे रीपोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड शब्द में कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखना आर फॉर रीपोलराइज्ड, आर फॉर रिलैक्स्ड। ठीक है, तो डीपोलराइज्ड ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा। अब होता क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, सबसे पहले बेसिक समझते हैं, फिर कार्डियक साइकिल समझेंगे। ब्लड वॉल्यूम पम्प्ड बाय हर वेंट्रिकल ड्यूरिंग एक हार्ट बीट। जब आपका हार्ट एक बार धड़क रहा है, जैसे तो एक बारी में वो कितना ब्लड पंप कर रहा है वेंट्रिकल से, दैट इज 70 ml, विच इज कॉल्ड एज द स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, अब भाई कार्डियक आउटपुट होता है आपका वेंट्रिकल 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर पा रहा है भाई, तो दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। कहते हैं भाई हमारा हार्ट जो है 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है, तो 72 इंटू 70 ml इज 1 मिनट में बेटा 5 लीटर ब्लड पंप करता है आपका दिल। हम सबको पता है हमारी हार्ट रेट कितनी होती है, 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। विश्वास नहीं तो गिन लो भाई, हाथ रखो, ठीक है, और गिनो कि 1 मिनट के टाइम में आपका हार्ट कितनी बार धड़क रहा है, दैट इज 70 to 72 टाइम्स। तो हमने हार्ट रेट को मल्टीप्लाई कर दिया कि एक बीट में कितनी बार ये कितना ब्लड पंप कर रहा है। ठीक है, 70 ml इनटू करेंगे तो भाई 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है भाई आपका दिल, तो योर कार्डियक आउटपुट इज कितना, 5 लीटर। अब क्या होता है, अब आप समझेंगे डीपोलराइज्ड एंड रीपोलराइज्ड क्या होता है। नॉर्मली बेटा जो आपकी ब्लड वेसल्स की मेम्ब्रेन होती है उसमें नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ होता है, पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ होता है। तो जैसे ही कोई वोल्टेज आता है तो ये चार्ज ऑपोजिट हो जाता है, पॉजिटिव अंदर नेगेटिव बाहर, इसे हम कहते हैं डीपोलराइज्ड। मतलब अभी जो है कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। फिर रीपोलराइज्ड मतलब ये वापस जैसा था वापस वैसा हो गया, अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, दैट इज वापस हार्ट, पहले हार्ट रिलैक्स्ड था, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर वापस रिलैक्स हो गया। तो पोलराइज्ड डीपोलराइज्ड रीपोलराइज्ड, मतलब पहले रिलैक्स था, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर रिलैक्स हो गया। ठीक है, तो दिस इज, अब कार्डियक साइकिल को समझते हैं। तो बेटा आपकी कार्डियक साइकिल होती है 0.8 सेकेंड्स की। अब ये 0.8 सेकेंड्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कब आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कब आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कब आपका दोनों रिलैक्स हुए, क्योंकि बेटा एट्रिया और वेंट्रिकुलर साथ में रिलैक्स कर देते हैं ना, रिलैक्सेशन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा एट्रिया करता है कॉन्ट्रैक्ट, एट्रियल सिस्टोल मतलब सबसे पहले बेटा एट्रिया करते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, खून को ये ऊपर से नीचे भेजते हैं। तो भाई अगर हार्ट को इमेजिन, यहां पे हर चीज इमेजिन करनी है भाई तुमको, ठीक है, ये एट्रिया है ऊपर, ये वेंट्रिकल्स है नीचे। अब भाई सीधी सी बात है, यहां पे जो ब्लड भरा हुआ है ये ब्लड इन्हें नीचे की तरफ भेजना है। ठीक है, यहां पे है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पे है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूँ भाई, फिर कंफ्यूजन हो जाए तुमको। राइट एट्रियम, राइट सॉरी लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब सीधी सी बात है, इन एट्रिया को अपना जो ब्लड है वो नीचे की तरफ भेजना है, तो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे बेटा तो क्या खुलेगा, कौन सा वाल्व खुलेगा, तभी तो ब्लड नीचे जाएगा। तो यहां बेटा बायकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स, ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड वाल्व खुलेंगे, ताकि भाई ये जो ब्लड है ये नीचे की तरफ आए, यहां पे भी ब्लड नीचे की तरफ आए। तो दिस इज कॉल्ड एज एट्रियल सिस्टोल। ये 0.1 सेकेंड का काम होता है, जिसमें बेटा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एवी वाल्व, एवी वाल्व मतलब बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व खुलते हैं ताकि वेंट्रिकल्स में खून चला जाए।
पर बेटा वेंट्रिकल्स में खून सिर्फ 30% ही जा पाता है, ठीक है। मतलब जब ये वाल्व खुलता है तो वेंट्रिकल्स में सिर्फ 30% ही ब्लड जा पाता है, ठीक है। इतना ही ब्लड जा पाया, क्योंकि यार 0.1 सेकेंड में कितना ब्लड भेज देगा ये, तो ये इतना ब्लड ही भेज पाया है इस समय में, ठीक है। अब क्या हुआ, अब दूसरी, अब ये भाई, अब एट्रिया तो हो गए रिलैक्स। अब आता है सवाल, ब्लड आ चुका है वेंट्रिकल्स के अंदर, पर वेंट्रिकल्स अब ऊपर का जो वाल्व है वो बंद भी होगा, तो भाई जो एवी वाल्व है, ये जो एवी वाल्व है बेटा ये बंद होगा, क्योंकि यार इन्हें बंद होना भी तो जरूरी है, ये बंद होगा। तो जब भी कोई चीज बंद होती है तो बेटा एक आवाज आती है, तो आपकी दिल की धड़कन को धक धक नहीं लबडब कहते हैं। तो बेटा आपकी हार्ट की, अरे भाई, आपकी हार्ट की पहली साउंड लब आती है, पहला लब आ जाता है। कैसे? जब बेटा आपकी एवी वाल्व बंद होती है, मतलब आपकी ये बायकस्पिड और ये ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होंगी कि भाई और ब्लड हम नहीं भेज रहे हैं वेंट्रिकल में, और ब्लड नहीं भेजेंगे हम, ठीक है। तो ये बंद हो जाएंगी, है ना, ये बंद होंगी तो एक आवाज आएगी जिसे कहते हैं लब। बट अब सीधी सी बात है, आगे भी तो प्रोसीजर होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ये प्रोसीजर यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। अब होंगे बेटा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। दिस स्टेज इज कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब ये वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड कहां जाता है? ऊपर की तरफ। ब्लड किधर जाएगा? अब इन वेंट्रिकल्स में जो ब्लड आ चुका है, अब ये वेंट्रिकल्स क्या करेंगे? इस ब्लड को ऊपर की तरफ भेजेंगे, ये भेजेगा पल्मोनरी आर्टरी में, ये भेजेगा अयोटा में। तो ये ब्लड बेटा कहीं तो जाएगा। तो हम बोल रहे थे कि ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, मतलब अब ये वेंट्रिकल्स फुल प्रेशर लगा रहे हैं भाई, ओ माय गॉड्स, कि इस ब्लड को हम ऊपर की तरफ धक्का मार देते हैं भाई साहब, क्योंकि ये भेजेगा भाई पल्मोनरी आर्टरी को, या अयोटा को भी तो भेजेगा। तो भाई इसको कहते हैं, इसके लिए ये दोनों वाल्व्स खुलनी जरूरी है, दैट इज पल्मोनरी वाल्व एंड अयोटिक वाल्व। उन्हें कहेंगे सेमी लूनर वाल्व जो है ओपन हो गई, सेमी लूनर वाल्व जो है ओपन हो गई, ताकि जो ब्लड है अब वो ब्लड ऊपर की तरफ जा सके। बेटा कार्डियक साइकिल का कोई ढंग सा ना एनिमेटेड वीडियो भी नहीं है था, ठीक है, मैं इसको ड्रॉ करके बता रही हूँ ताकि आप इसे इमेजिन कर सको जो मैं कह रही हूँ, ठीक है। हालांकि कोई डायग्राम बनवाता नहीं, बट ऑलवेज ट्राई कि तुम लोगों की इमेजिनेशन तक मैं पहुंचा सकूं इस चीज को। तो अब ये कोशिश कर रहे हैं, यहां पे याद रखना अभी भी इधर ब्लड है बाकी, अभी भी इधर ब्लड है बाकी, एट्रियाज में ब्लड अभी भी बाकी है भाई, क्योंकि सिर्फ 30% ही आया था वेंट्रिकल में। अब क्या होगा? अब बेटा वेंट्रिकल भी रिलैक्स करेंगे एंड इसे कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल का मतलब होता है वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया दोनों रिलैक्स कर रहे हैं। ये 0.4 सेकेंड का होता है। इस समय जब ब्लड बेटा ऊपर जा चुका है, अब हार्ट रिलैक्स करेगा, विच मींस ये वाली जो वाल्व्स हैं अब ये बंद होंगी। तो अब आएगा बेटा दूसरा हार्ट साउंड जिसे कहते हैं डब, ठीक है, दूसरा हार्ट साउंड आएगा जिसे कहते हैं डब, क्योंकि बेटा अब सेमी लूनार वाल्व बंद हुए। फिर बेटा वेंट्रिकल्स और एट्रिया रिलैक्स करेंगे, जब वो रिलैक्स करेंगे तो फिर वेंट्रिकल्स जो है अब 70% जो रह गए थे वो भर जाएंगे, ये जो ब्लड है अब ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा क्या हुआ, एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पहली हार्ट साउंड किसके बंद होने से आती है? बायकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व के, विच इज एवी वाल्व। दूसरी हार्ट साउंड किसके बंद होने से आती है? सेमी लूनार वाल्व, विच इज अयोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व। अब बेटा कार्डियक साइकिल में 3 फेज होते हैं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एंड दोनों रिलैक्स। अब बेटा एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एवी वाल्व खुलती है ताकि वेंट्रिकल्स 30% भर सकें। फिर वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऊपर वाले वाल्व एवी वाल्व बंद होते हैं, पहली हार्ट साउंड लब आती है। और बेटा सेमी लूनार वाल्व खुलते हैं क्योंकि वेंट्रिकल्स को ब्लड ऊपर पुश करना है। फिर बेटा
जब दोनों वेंट्रिकल और एट्रिया रिलैक्स करते हैं तो भाई सेमिलूनार वाल्व बंद हो जाते हैं, जिससे आती है सेकेंड हार्ट साउंड डब। अब वेंट्रिकल्स और एट्रिया रिलैक्स कर रहे हैं तो वेंट्रिकल्स में बचा हुआ ब्लड भी अब आ जाएगा एट्रिया से। अब यहां पे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई बताओ टोटल वो समय जब एट्रिया रिलैक्स कर रहा था। तो भाई सीधी सी बात है, एट्रिया सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, मतलब बचे हुए समय वो रिलैक्स ही कर रहा था। तो एट्रिया ओवरऑल 0.4 प्लस 0.3 0.7 सेकेंड्स तक रिलैक्स कर रहा था भाई साहब। कूल। कोई पूछ ले वेंट्रिकल कितनी देर तक रिलैक्स कर रहा था, तो भाई इस समय तो रिलैक्स कर ही रहा था और इस समय भी रिलैक्स कर रहा था, मतलब वेंट्रिकल 0.5 सेकेंड्स तक के लिए रिलैक्स कर रहा था। ठीक है, तो यही चीज है। अब इसको मैंने नोट के फॉर्म में यहां लिखा है, एट्रिया बेटा कितने टाइम रिलैक्स किया, 0.7 सेकेंड्स, वेंट्रिकल्स 0.5 सेकेंड्स। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो 30% वेंट्रिकल बने थे, जब दोनों रिलैक्स हुए तो 70% वेंट्रिकल भर गए। एवी वाल्व होती है बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, सेमिलूनार वाल्व होती है एओर्टिक एंड पल्मोनरी। फर्स्ट हार्ट साउंड होती है लब, जो क्लोजर ऑफ एवी वाल्व से आती है। सेकेंड हार्ट साउंड होती है डब, जो सेमिलूनार वाल्व के बंद होने से आती है। आई होप कार्डियक साइकिल को मैंने बहुत प्यार से एक्सप्लेन किया, आपको समझ आया। नहीं भी आया बेटा तो वापस वीडियो को पीछे करना, वापस देखना, इट्स द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक। अब बेटा जो बचपन से गाना गा रहे हैं वो धोखा था भाई, माधुरी दीक्षित ने हमें धोखा दिया है। इट इज नॉट दिल धक धक करने लगा मेरा जी वाह, बट इट इज दिल लब डब करने लगा, राइट। तो लब साउंड क्यों आती है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने से, सेमिलूनार वाल्व के बंद होने से आती है डब साउंड। अब बेटा जब भी आपको जानना है कि आपका हार्ट सही तरीके से काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, सही तरीके से लब डब कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप जाते हो डॉक्टर के पास और डॉक्टर लिखता है भाई ईसीजी करा लो। ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, कि आपका हार्ट की परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे अब आप लोग का एग्जाम में तुम कैसा परफॉर्म करोगे रिपोर्ट कार्ड आती है, वैसे हार्ट क्या परफॉर्मेंस दे रहा है उसका ग्राफ आता है। तो बेटा टू ऑब्टेन अ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, कि हार्ट बेटा उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, उसको नापने के लिए मशीन होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, ईसीजी नापने के लिए बेटा 3 इलेक्ट्रोड्स लगते हैं, 3 इलेक्ट्रोड्स लगते हैं बेटा। ठीक है, अब यहां पर दोनों हाथों पर एक, एक इधर एक इधर, एक आपके लेफ्ट पांव पर लगता है। ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रोड्स तो लगते ही लगते हैं। बाकी बेटा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट चेस्ट पर भी लगाते हैं ये लोग, हाथ पर, पांव पर, दोनों पांव पे भी लगा देते हैं, पर मिनिमम ये बेटा वो मशीन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिस पे आएगा आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, ये होते हैं वो इलेक्ट्रोड्स, दीज आर दी इलेक्ट्रोड्स जो बेटा बॉडी से कनेक्ट किए जाते हैं ताकि हार्ट की एक्टिविटी नापी जा सके। तो उसमें मिनिमम 3 इलेक्ट्रोड, दोनों एक एक हाथ पे और एक आपके पांव पे, लेफ्ट पांव पे होना जरूरी है। बाकी वो एक्स्ट्रा भी कनेक्ट करते हैं ताकि प्रॉपर एक्टिविटी आ सके। तो टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी 3 इलेक्ट्रोड्स, 1 कनेक्टेड टू ईच रिस्ट लेफ्ट एंड राइट, 1 आपके लेफ्ट पांव से कनेक्ट होता है, आपके ट्रंक मतलब इस चेस्ट एरिया पे भी इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करते हैं ताकि प्रॉपर आए। अब बेटा ये ग्राफ दिखता कैसा है, पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ। दिस ग्राफ जस्ट लुक्स लाइक दिस। अब तुम बेटा आधे अधूरे फर्जी डॉक्टर तो बन ही गए हो, हैं, तुम ईसीजी देख सकते हो ईसीजी कैसे दिखती है। ठीक है, तो आइए ईसीजी को पढ़ना सीखते हैं। तो बेटा ईसीजी में होती है पी वेव, क्यू आर एस एंड टी वेव। जो पी वेव है बेटा वो रिप्रेजेंट करती है कि आपका एट्रिया भाई ढंग से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एट्रियल सिस्टोल को। ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स डिपिक्ट करता है आपके वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को। अगर ये क्यू आर और एस एकदम सही शेप में आ रहे हैं, विच मीन्स आपका वेंट्रिकल भाई ढंग से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये टी वेव रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकल और एट्रियल का जॉइंट रिलैक्सेशन को। ठीक है, तो पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्यूआरएस क्या कर रहा है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। एंड टी वेव क्या है, रीपोलराइजेशन, क्योंकि दोनों रिलैक्स कर रहे हैं इस समय पे। तो बेटा अब आप देख सकते हैं ये जो बंदे की ईसीजी है भाई, इसमें आपको यहाँ पे दिख रही है पी वेव, क्यू वेव, सॉरी पी क्यू आर एस टी, सब कुछ एकदम बराबर दिख रही है भाई। भाई साहब की जो है हार्ट बीट एकदम बराबर मजे में चल रही है। और ऐसा कहते हैं अगर आप अपनी हार्ट बीट नापना चाहते हैं
तो आप नंबर ऑफ QRS ECG में कितना है उन्हें गिन लीजिए, ठीक है। तो क्योंकि वो यूजुअली जो आपका ECG होता है पूरी 1 मिनट की हार्ट की बीट को तो नाप ही रहा है, तो आप जितने QRS गिनेंगे मतलब उतना आपका हार्ट 1 मिनट में धड़का है, ठीक है। In a standard ECG, which one of the following alphabet is the correct representation of respective of human heart? तो भाई R शब्द क्या रिप्रेजेंट करता है? रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो बेटा Q, R और S जो हैं आपके वेंट्रिकल को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डीपोलराइजेशन। S क्या है? सिस्टोल। T क्या है? एंड ऑफ डायस्टोल। एंड P क्या है? डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया। तो बेटा अब आपको समझना है कि S क्या होता है, ठीक है। Q, R, S और P, अपना ये पूरा P भी याद होगा आपको, और ये T है। तो P क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, मतलब ये सही है। T क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? जॉइंट डायस्टोल को, ठीक है। S क्या है? स्टार्ट ऑफ सिस्टोल नहीं भाई, ये एंड ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है, ये एंड ऑफ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है। आर क्या बता रहा है भाई? रिपोलराइजेशन नहीं भाई, ये भी वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। टी बेटा एंड ऑफ डायस्टोल नहीं है, टी बेटा स्टार्ट ऑफ डायस्टोल है, एंड तो यहां हो रहा है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। फिर आता है ECG, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। डीपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कब हो रहे हैं? QRS कॉम्प्लेक्स में। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड्स। लब डब हार्ट साउंड किसकी वजह से आती है? क्लोजर ऑफ हार्ट वाल्व्स, बेटा हार्ट वाल्व्स के बंद होने की वजह से आती है। पी वेव क्या बताती है? एट्रियल सिस्टोल, ठीक है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया। अब आता है बेटा डबल सर्कुलेशन। हम लोग कहते हैं भाई हमारी बॉडी के अंदर तो 2 सर्कुलेशन चल रहे हैं, ऐसे कैसे चल रहे हैं? तो बेटा 2 सर्कुलेशन है, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये क्या होता है मैं बताती हूँ। सो बेसिकली बेटा हमारी बॉडी में है लंग्स, हार्ट एंड हमारी बॉडी। तो बेटा लंग्स और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन चल रहा है इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। हार्ट और बॉडी के बीच में जो सर्कुलेशन चल रहा है इज कॉल्ड एज दी सिस्टमिक। इधर जो है सर्कुलेशन दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, यहां जो सर्कुलेशन है इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, हार्ट और लंग्स के बीच में। अब ये कनेक्शन होता कैसे है सीखेंगे। सो बेटा बेसिकली आपकी बॉडी से गंदा खून वेना कावा ला रही है, वेना कावा ला रही है, किसके पास ला रही है भाई साहब? दैट इज राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो भाई सबसे पहले ये गंदा खून ला रही है राइट एट्रियम के पास, वो राइट वेंट्रिकल से जाएगा बेटा लंग्स के पास पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू साफ होने। फिर बेटा लंग्स उसको साफ करेंगी, लंग्स बेटा साफ करके उसे भेजेंगी लेफ्ट एट्रियम के पास, लेफ्ट एट्रियम पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के थ्रू बेटा ब्लड बॉडी में चला जाएगा। तो बेटा आप देख सकते हैं हार्ट और बॉडी के बीच में एक सर्कुलेशन हो रहा है, लंग्स और हार्ट के बीच में एक सर्कुलेशन हो रहा है, इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। मतलब हार्ट बेटा 2 जगह से खेल रहा है, बॉडी से भी और लंग्स से भी, ठीक है। कोरोनरी सर्कुलेशन अब क्या होता है? तो यार अब तुम देख रहे हो हार्ट बेचारा बॉडी के हर कोने में खून पहुंचा रहा है कि भाई किसी को कमी ना हो, फुल एकदम दानवीर है। जैसे अब अंबानी जी हैं, अंबानी जी जो है भाई ही इज वेरी वेरी रिच। अब ऐसा तो नहीं है कि अंबानी जी अमीर है तो वो अपना सारा ही पैसा दान कर देंगे, अरे भाई वो कोई थोड़ा पैसा खुद के लिए भी तो रखेंगे। तो बेटा हार्ट अगर सबको ब्लड दिए जा रहा है पर वो कुछ % ऑफ ब्लड खुद के लिए भी रखता है, ठीक है। तो हार्ट के पास 10% ऑफ द ब्लड जो वो पंप कर रहा है वो खुद के पास रख रहा है, ठीक है। 90% वो हर बॉडी पार्ट को दान कर रहा है पर 10% वो खुद के पास रख रहा है। तो भाई खुद के पास वो कैसे रख रखा है? तो बेटा इसके पास भी अपना सिस्टम होता है, इसके पास भी होती है कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन, ठीक है। जो बेटा इस हार्ट को, ये जो आप देख रहे हो हार्ट को, अगर आप कभी अगर आप में से अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनेगा या आप में से कोई बच्चा एनाटॉमी में ग्रेजुएशन करेगा तो आपको बेटा ऑर्गन्स दिखाए जाते हैं, और अगर आप अभी हार्ट का स्ट्रक्चर भी देखोगे तो उसमें बेटा पूरा जो होता है ना हार्ट,
वो ऐसा ना पूरे नसें ऐसे इसमें ब्लड वेसल्स दिखती हैं, क्योंकि हार्ट के पास खुद का भी एक सर्कुलेशन होता है। ठीक है, हार्ट अपना खुद का भी एक सर्कुलेशन कर रहा है भाई साहब। ठीक है, ठीक है, हमें 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 हमेशा किसी ना किसी को कुछ देना आना चाहिए। यू शुड बी गिविंग इन नेचर, क्योंकि कहते हैं भाई आप जिसके लिए कभी करोगे आपके पास भी अच्छा लौट के आएगा। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपके पास भी अच्छा ही लौट के आएगी। एंड दिस इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। चलिए, सॉरी, हम हार्ट की बात कर रहे थे, वापस बैक टू द टॉपिक। तो ये रहा भाई आपका हार्ट। अब हार्ट भी बेचारा वेट कर रहा है, यार मेरे पास भी कोई खून ला दो। तो यार हार्ट अयोटा के थ्रू ब्लड भेजता है। अयोटा बेटा ब्लड को लेके जाती है कोरोनरी आर्टरी के पास, जो कि हार्ट में ही होती है, जो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड खून प्रोवाइड करती है। पर बेटा ऐसा तो नहीं है कि हार्ट भी तो गंदा ब्लड बना रहा है। तो हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कोरोनरी वेन, कोरोनरी साइनस बेटा, एक कोरोनरी साइनस मतलब एक एम्प्टी कैविटी होती है, वहां पर जाकर इस खून को भेज देती है। ठीक है, फिर वेना कावा इसको वापस हार्ट में ले जाती है इस गंदे खून को, और ऐसे ही हार्ट इस गंदे खून को साफ करता रहता है। तो हार्ट के पास भी बेटा खुद की एक पर्सनल आर्टरी, पर्सनल असिस्टेंट अयोटा से वो कहता है, भाई अयोटा देख, तू पूरी बॉडी को ब्लड भेज रही है, मेरे लिए भी पर्सनल 10% ब्लड कोरोनरी आर्टरी के थ्रू भेज देना, और मैं जो गंदा खून बनाऊंगा वो कोरोनरी वेन के थ्रू कोरोनरी साइनस में जाएगा, वहां से वेना कावा को बोलना उठा ले गंदा खून। ठीक है, तो बेटा हार्ट का भी खुद का सिस्टम चलता है। फिर आता है बेटा पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल का मतलब ही होता है बेटा एक स्पेशल कनेक्शन। कोई दो ऑर्गन्स है, मान लीजिए कोई दो ऑर्गन्स है, इन दोनों ऑर्गन्स के बीच में यार एक कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, मान लो भाई इस ऑर्गन को कुछ इस ऑर्गन को भेजना है, तो यहाँ पे बेटा एक कैपिलरी नेटवर्क वाला कनेक्शन होता है, जो शुरू भी कैपिलरी से होता है, खत्म भी कैपिलरी से होता है। इस कनेक्शन को हम कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। इट इज अ स्पेशल कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन्स which start from capillaries and end with capillaries. ठीक है, so there are two types of portal circulation, hepatic and hypophyseal portal circulation. तो hepatic portal circulation क्या होता है बेटा? अगर आपने फ्रॉग पढ़ा है, और वो भी मेरे से पढ़ा है, तो आपको ध्यान होगा, ये सेम डायग्राम मैंने बनवाया है आप लोगों को पहले भी। सो बेसिकली बेटा ह्यूमंस के अंदर भी ऐसा ही होता है। ठीक है, हाँ, लिवर के और हमारे एलिमेंट्री कैनाल के बीच में एक स्पेशल कनेक्शन होता है कैपिलरीज का। ठीक है, जिसे कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। ठीक है, दिस इज दी हिपैटिक पोर्टल वेन, है ना, हिपैटिक पोर्टल वेन, जो बेटा लिवर और एलिमेंट्री कैनाल को कनेक्ट करवाती है। क्योंकि यार देखो, जो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहा है लिवर, ठीक है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहा है लिवर, इसको भी तो वेस्ट कहीं भेजना है ताकि बॉडी से बाहर निकले यूरिया, तो एलिमेंट्री कैनाल से कनेक्शन बनाना जरूरी है। ठीक है, फिर बेटा हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम क्या होता है बेटा? आपका हाइपोथैलेमस है, दिस इज दी हाइपोथैलेमस, दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी, दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो बेटा हाइपोथैलेमस जो होता है, एक स्पेशल कनेक्शन होता है हाइपोथैलेमस का, दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी से। इसे कहते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। क्या कहते हैं इसको? हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन, जो बेटा हाइपोथैलेमस को एंटीरियर पिट्यूटरी से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस चीज को हम हमारे चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का आखिरी चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में भी हम ये चीज पढ़ते हैं। ठीक है, फिर आता है बेटा, ये देख सकते हैं आप, लिवर और आपके एलिमेंट्री कैनाल के बीच में पोर्टल वेन। यहाँ पे बेटा आप हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में भी एक हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन देख सकते हैं। अब बेटा तीन टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं आपकी बॉडी में, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी एनसीईआरटी ने क्या किया है, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा दे दिया और डायग्राम भी दे दिया है कि भाई पढ़ लेंगे खुद से। बहुत लोग इस डायग्राम को इग्नोर करते हैं। सो बेसिकली बेटा जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो तीन लेयर्स से बनती हैं, दैट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है बेटा सबसे बाहर की लेयर, ट्यूनिका इंटरना होती है सबसे इनर लेयर, और बीच की लेयर को कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। ये तीनों लेयर्स बेटा मिला के बनाती हैं एक ब्लड वेसल्स की लेयर को।
ट्यूनिका एक्सटर्ना बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू और फाइबर्स से। ट्यूनिका मीडिया बनी होती है स्मूथ मसल और फाइबर्स से। ट्यूनिका इंटरना बनी होती है एंडोथेलियल सेल से, क्योंकि यहीं से ब्लड बहेगा तो यहाँ पे बेटा जो सेल्स होंगे वो होंगे एंडोथेलियल सेल्स। ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल फाइबर्स, ट्यूनिका एक्सटर्ना कनेक्टिव टिश्यू एंड फाइबर्स। अब बेटा कैपिलरीज को तो इतना भाव ना देते हुए आपकी एनसीईआरटी ने ज्यादा बात की है आपकी आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में। तो आइए भाई इन दोनों का डायग्राम बनाना हमारे लिए अभी जरूरी हो चुका है, क्योंकि भाई आपकी एनसीईआरटी जो है इन्हीं के बारे में ज्यादा जो है बात कर रही है। ठीक है, अब आपकी एनसीईआरटी ऐसा कह रही है, बता देते हैं बेटा आपकी एनसीईआरटी क्या कहना चाहती हैं। पहले डायग्राम बना दूं मैं। तो बेटा जो आप बाहर लेयर देख रहे हैं दिस इज ट्यूनिका एक्सटर्ना, बाहर वाली लेयर जो है, दोनों की ट्यूनिका एक्सटर्ना एकदम सेम नजर आ रही है। ट्यूनिका मीडिया बीच की लेयर है जो येलो कलर की है बेटा, जो आपको नजर आ रही है। आर्टरीज में थोड़ी ज्यादा थिक है ये, वेन्स में थोड़ी कम है ये एज कंपेयर टू आर्टरीज। ठीक है, ये चीज आपको नजर भी आ जाएगी। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको नजर आएगा कि जो ट्यूनिका मीडिया है वो आर्टरीज में बहुत ज्यादा है, वहीं बेटा ये जो है ये वेन्स में थोड़ी पतली है एज कंपेयर टू आर्टरीज। ठीक है, फिर बेटा जो सबसे अंदर की ओर जो लेयर है, ठीक है, सबके अंदर की ओर जो लेयर है दैट इज ट्यूनिका इंटरना। और बेटा फिर जो ये खाली जगह दिख रही है दिस इज कॉल्ड एज द ल्यूमेन, जहां से बेटा ब्लड बहता है। तो आर्टरीज का ल्यूमेन छोटा होता है, वेन्स का ल्यूमेन थोड़ा बड़ा होता है। तो ऐसे ही डिफरेंस शुरू होता है इनके बीच में। ल्यूमेन इसका नैरो है, ल्यूमेन इसका वाइड है। आर्टरीज बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। आर्टरीज की लेयर थिक होती है, देख सकते हैं हम, इसकी लेयर थोड़ी थिन होती है। आर्टरीज के पास बेटा कोई वाल्व्स नहीं होती हैं, ठीक है, वहीं वेन्स के पास वाल्व होती हैं। अब बेटा एज ये ल्यूमेन छोटा है तो ब्लड बहुत हाई प्रेशर से बहता है, वहीं बेटा यहाँ ल्यूमेन बड़ा है तो लो प्रेशर से बहता है। आर्टरीज का काम होता है साफ खून को हार्ट से बॉडी के टूवर्ड्स ले जाना, और वेन्स का काम होता है गंदा खून हार्ट के पास लाना। तो टूवर्ड्स हार्ट लाती हैं गंदा खून, ये हार्ट से अवे भेजती हैं साफ खून। तो ये बेटा डिफरेंस है। ये दोनों डायग्राम्स भी आपकी एनसीईआरटी में आपको आनी चाहिए, लेबलिंग पता होना चाहिए इनके बारे में कि भाई आर्टरीज का जो मीडिया है वो थिक है एज कंपेयर टू वेन का थिन है। आप देख सकते हैं वेन्स का जो ल्यूमेन है काफी बड़ा है एज कंपेयर टू आर्टरीज का ल्यूमेन। ठीक है, अब आता है बेटा आपका हार्ट कैसे कंट्रोल होता है। हार्ट बेटा, अब मान लो आप भाग रहे हो, किसी रेस में भाग रहे हो, या आपको किसी ने डरा दिया, धमका दिया, अचानक से, जैसे होता है ना कई बार हम कमरे के अंदर घुसे, किसी ने कहा बू, तो अचानक से ऐसे चिल्लाते हैं, ठीक है। या फिर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा खुश हो गए, वाह सरप्राइज मिल गया, या आप रोलर कोस्टर में बैठ गए, अचानक से दिल धक 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 बहुत तेज हो गई। तो यार ये चीजें कौन कंट्रोल करता है। अब बेटा दिमाग तो देख लो, लोग कहते हैं ना दिल से सोचो या दिमाग से, बेटा सोचना हो तुम्हें दिमाग से ही पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हार्ट अपने आप को कितना भी मायोजेनिक कह ले, उसकी कुछ एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। तो बेटा हार्ट जो है, हार्ट से सिग्नल जाता है आपकी ब्रेन के मेड्यूला ऑब्लंगेटा, दैट इज द हाइंड ब्रेन का हिस्सा होता है आपका, जो बेटा अपने ऑटोनॉर्मिक नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजता है कि सुन भाई, इसमें भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब काम करता है, मान लीजिए आप रोलर कोस्टर में बैठे हैं, आपको किसी ने डरा दिया, आपने शेर देख लिया, आप भागने लगे, जब भी बेटा आपकी हार्ट रेट तेज करनी होती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रिनलिन। ये हार्मोन्स बेटा क्या करते हैं, आपकी हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, तेज कर देते हैं। और ये तभी होता है जब आप डर गए, या अचानक से आपने कुछ देख लिया, शेर देख लिया, या खुशी हो गई, एक्साइटमेंट हो गई, ये हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। पर ये ब्रेन की सोची समझी चाल है कि भाई इसको एक्साइटमेंट हो रहा है, दो इसको एक्साइटमेंट भर भर के। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है भाई, अगर हार्ट बीट कंट्रोल करनी है, ठीक है, कम करनी है, ठीक है, इधर भी बढ़ा रखा है बताओ, तो बेटा क्या होगा,
तो क्या होगा, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एसिटाइल कोलिन रिलीज करवाता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर, जिससे बेटा हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट कम कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे आपका ब्रेन बेटा आपके हार्ट को कंट्रोल कर रहा है। आइए बेटा टॉपिक पढ़ते हैं, आखिरी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं आपको? तो बेटा मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया, आपका जो खून, बेटा ब्लड प्रेशर क्या होता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं इसमें आपका खून बह रहा है। अब ये खून आपकी ब्लड वेसल्स में कितना प्रेशर लगा रहा है इसकी वॉल्स पे, दिस इज ब्लड प्रेशर। स्फिग्नोमैनोमीटर बेटा ये एक डिवाइस होता है जिसको आपके हाथ पे बांधते हैं और ऐसे फुस 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 करके आपकी जो हार्ट, मतलब आपका हार्ट का ब्लड प्रेशर है उसे नापा जाता है। आजकल तो बहुत ऑटोमेटिक मशीन्स भी आ गई हैं जिन्हें डायरेक्टली लगाया जाता है, मेरे घर में भी है, वहां से हम दाए दादा सबका ब्लड प्रेशर नापते हैं। ठीक है, तो मैग्नोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर अ ब्लड प्रेशर। नॉर्मली बेटा आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 mm Hg, Hg इज मर्क्यूरी, क्योंकि बेटा हम यहाँ पे मर्क्यूरी से नाप रहे हैं इस चीज को। ठीक है, तो 120 mm मतलब यह आपका कौन सा प्रेशर है, कॉन्ट्रैक्शन वाला प्रेशर है। रिलैक्स होने पे आपके हार्ट पे कितना प्रेशर है, 80। तो बेसिकली बेटा 120/80 mm Hg आपका प्रेशर, ब्लड प्रेशर होना चाहिए। पर कई बार बेटा कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा से ज्यादा नमक खाने से, ओल्ड एज में ब्लड प्रेशर में दिक्कत होती है, मतलब वो वॉल्स पे ज्यादा प्रेशर लगाने लगता है ब्लड। उस समय अगर ब्लड प्रेशर 140/90 पहुंच गया तो कहते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी के काफी ऑर्गन्स खराब हो सकते हैं, जैसे ब्रेन, किडनी, इन पे अफेक्ट आ सकता है। ठीक है, फिर आती है बेटा दूसरी बीमारी जिसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है भाई, मान लो आप खा रहे हो गोलगप्पे पानी पूरी, क्यों खाते हो चोरी चोरी? क्योंकि बेटा आप कितने ही छोले भटूरे पूरी खा लो, उसमें होता है बहुत सारा फैट जो बनाता है आगे जाके कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल बेटा आपके हार्ट में जाके जम जाता है, जिसे कहते हैं बेटा अथीरोस्क्लेरोसिस। आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज थी उनकी वेसल्स में जो ब्लड जा रहा है वहां पे कोलेस्ट्रॉल जम जाए तो बेटा आपका जो ब्लड है हार्ट तक पहुंच ही नहीं पाएगा, जिसकी वजह से बेटा आपका हार्ट में बीमारी हो जाएगी। ठीक है, जिसे कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। मतलब आपकी कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो में दिक्कत आ रही है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो बेटा कोलेस्ट्रॉल, सी फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सी फॉर कोलेस्ट्रॉल जमने से होती है। फिर आता है बेटा एंजाइना पेक्टोरिस या एक्यूट चेस्ट पेन। आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, अचानक किसी बूढ़ा आदमी का दिल पे हाथ रखता है, उसको ऐसा लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। क्यों? तो ये कई बार बेटा क्योंकि बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो गया है, या आप बहुत एजेड हो चुके हैं, आपकी बॉडी में आपकी ब्लड वेसल्स जो है उन पे डिपोजिशन हो चुका है। ज्यादातर ये कंडीशन उन्हीं को होती है जब बेटा आपके हार्ट तक प्रॉपर ब्लड और ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रही। ऑक्सीजन कब नहीं पहुंचेगी? जब ब्लड नहीं पहुंच रहा होगी, ब्लड ही तो ऑक्सीजन लेके जाता है। तो बेटा इट इज अ कंडीशन इन विच acute chest pain occurs because when sufficient oxygen is not reaching the heart muscles। ये बेटा उन्हीं पेशेंट में नजर आता है जिनकी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज है, मतलब इनडायरेक्टली जिसको भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है उन्हें एंजाइना पेक्टोरिस होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। फिर आता है बेटा तीन बीमारियां जो एनसीईआरटी ने एक ही लाइन में तीनों के बारे में बात कर दी है भाई, और अधिकतर बच्चे इसको बहुत हवा में उड़ा देते हैं इस आखिरी लाइन को, क्योंकि बेटा नॉर्मली जब तक हम एक चैप्टर के आखिरी में आते हैं ना, हमारा पढ़ने का मन एकदम बर्बाद हो चुका होता है। तो हम लोग सोचते हैं काहे ही पढ़ना है जब इट्स यूजलेस, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। बट बेटा आखिरी लाइन में से डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आते हैं, दैट इज ये तीन शब्द जिसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज रहते हैं, दैट इज हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट। मैम इन तीनों में क्या फर्क है? होता है फर्क बेटा। हार्ट अटैक मतलब होता है when muscles are not receiving enough blood, जब आपकी हार्ट की मसल्स तक प्रॉपर तरीके से खून पहुंच ही नहीं रहा है, तब बेटा पेशेंट को आता है हार्ट अटैक। फिर बेटा कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? अचानक से आपका हार्ट बंद हो गया बीट करना। इट कुड बी ड्यू टू टेकिंग ऑफ सम ड्रग्स, इट कुड बी ड्यू टू एज, इट कुड बी ड्यू टू सम अदर डिजीज, इट कुड बी ड्यू टू सम ब्लॉकेज। अभी एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर थे, उनकी भी डेथ बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट हुई थी, बिकॉज हार्ट सडनली स्टॉप्ड बीटिंग। अब इसके बहुत मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जैसे मैंने आपको बताए।
हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट फेलियर होता है बेटा जब हार्ट फेल हो गया, इज नॉट पंपिंग इनफ ब्लड। भाई हार्ट में इतना कोलेस्ट्रॉल, इतनी चीजें जम गई हैं कि वो भाई ब्लड पंप ही नहीं कर पा रहा है, तो हार्ट फेल हो गया, तो हार्ट फेलियर। अब बेटा तीनों में क्या डिफरेंस देखा आपने? हार्ट अटैक मतलब होता है कि हार्ट तक नहीं पहुंच पा रही ऑक्सीजन और खून। कार्डियक अरेस्ट होता है अचानक हार्ट बंद हो गया। कार्डियक फेलियर क्या होता है कि भाई हार्ट जो है वो प्रॉपरली ब्लड पंप ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये तीन बीमारियां बेटा तीनों अलग अलग हैं। डबल सर्कुलेशन मींस दैट ब्लड बेटा हमारे हार्ट से 2 बार पास करता है, थ्रू लंग्स एंड थ्रू द बॉडी। अ स्पेशल न्यूरल सेंटर दैट रेगुलेट्स कार्डियक फंक्शन, जहां से एएनएस बेटा मेड्यूला ऑब्लंगेटा आपका रेगुलेट कर रहा था। पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल बेटा क्या करते हैं? इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्टिन पोटेंशियल, डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज द हार्ट बीट। क्या करता है ये बेटा? आपका होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, बहुत इजी आंसर है, डायरेक्टली आपको नजर भी आ रहा होगा आंसर। चैट बॉक्स में नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। दिस इज द क्यूडी पाई क्वेश्चन, राइट? विच इंडिकेट्स हाइपरटेंशन भाई? जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है 140/90 इज अ कंडीशन। जब भाई आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम ये सब जम जाए तो कौन सी बीमारी हो सकती है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, उसकी वजह से आपके कौन कौन से ऑर्गन बर्बाद हो सकते हैं? ब्रेन, किडनी, ब्लड वेसल्स, सब। ठीक है, इसलिए ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखो। ठीक है बेटा, चैप्टर होता है खत्म। आपको अब करनी है अपने नोट्स की रीडिंग एंड करनी है एनसीईआरटी की रीडिंग, और अब आप जम के करो क्वेश्चन प्रैक्टिस विच मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। फुल डिटेल में बेटा मैंने आपको ये वन शॉट पढ़ाया है। आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी टीचर के नोट्स खोल लो जाकर, ऐसी कोई चीज नहीं है बेटा जो आई हैव स्किप्ड इन दिस। मैंने पूरा कोशिश करती हूँ कि मेरे वन शॉट में मैं अपनी पूरी जी जान सारा कंटेंट लगा दूं। ठीक है, तो अब इट इज ऑन योर ड्यूटी कि यार अब तुम्हें इसे कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वन शॉट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय।